आज के क्लास में हम लोग एक पर्टिकुलर चैप्टर का पूरे कॉन्सेप्ट से हम लोग डिस्कस कर लेंगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तुम्हारा हेल्पफुल हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में जो तुम्हें काम करे। और आज के चैप्टर का नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बच्चों, इनमें क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ते हैं। फिर हम लोग दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कूलम्स लॉ पढ़ते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैलकुलेशन का देखते हैं, हम लोग जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ही एनालॉगी है समझो, तो ये देखेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। और तब इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिंग है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिंग पे जब हम करते हैं तो उसके एक्सिस पे क्या होगा फील्ड, वो कैलकुलेशन देखेंगे। फिर गॉस लॉ लास्ट में देखते हैं और उसके एप्लीकेशन देखते हैं। गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल में तो आता ही आता है और एंट्रेंस में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को, और लास्ट में कनेक्टेड स्फेयर्स एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी हम लोग दो स्फेयर को कनेक्ट कर देंगे तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा वो भी देखने हैं। तो ये सारे पॉइंट्स देखने हैं, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम चार्ज और उससे प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के बारे में तो पढ़ रहे हैं। तो पहले चार्ज के बारे में जानना जरूरी है, तो हम लोग शुरू करते हैं चार्ज से। तो सबसे पहले चार्ज होता क्या है भाई? तो चार्ज है किसी भी मैटर का, ध्यान देना, कोई भी मैटर है। मैटर में दो प्रॉपर्टी होते हैं फंडामेंटल। दो प्रॉपर्टी मैटर में क्या है? वो है फंडामेंटल। एक क्या है भाई? तो एक है इसका नेट चार्ज, एक इसका चार्ज होता है फंडामेंटल प्रॉपर्टी। नेट चार्ज जीरो भी हो सकता है, बट चार्ज के बिना तो कोई मैटर बना ही नहीं है, ठीक है। एक एटम में भी देखो तो जितने पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स हैं उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ओवरऑल क्या है? न्यूट्रल है एटम। और ऐसे ऐसे एटम से ही मॉलिक्यूल बना है, और ऐसे ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ही हमारा कोई मैटर, पेन, पेंसिल, बुक, बिल्डिंग, ये सब बने हैं। तो चार्ज किसी भी मैटर का, मैटर बोलें तो जिसका रेस्ट मास होता है। मैटर किसको बोलते हैं भाई? जिसका रेस्ट मास होता है। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में हो तो कुछ ना कुछ मास होगा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो मैटर कोई भी हो, इसके दो प्रॉपर्टी हैं, चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास। तो मास वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसके चलते ये दूसरे मास वाले के साथ इंटरेक्शन करेगा। भाई इसका m1 मास, इसका m2 मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा Gm1 m2 अपॉन r², ठीक है भाई। उसी तरह से चार्ज इसका वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज इसका वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके चलते ये दूसरे चार्ज बॉडी के साथ इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन करेगा, मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इस पे लगेगा। वो फोर्स का वैल्यू हमारा कुछ भी हो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वो सब मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज डिवाइडेड बाय r², ऐसा बनता है फोर्स। और ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट क्या है भाई? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये अलग सी बात है। मतलब चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी लाइक मास, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके चलते ये दूसरे चार्ज बॉडी के साथ इंटरेक्शन करेगा। अगर इसमें चार्ज नहीं होता तो ये दूसरे चार्ज बॉडी के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल समझे, फोटोन। रेडिएशन में हम लोग समझते हैं भाई, सनलाइट है, इसमें रेडिएशन में समझते हैं कि फोटोन्स हैं, एनर्जी पैकेट्स। इनमें रेस्ट मास जीरो होता है। फोटोन्स का रेस्ट मास क्या होता है भाई? जीरो होता है, मीन्स इसमें कोई रेस्ट मास नहीं होता। हाँ, डायनेमिक मोड में जरूर मास होता है, डायनेमिक मोड में जरूर मास होता है, और यही mc² हमारा एनर्जी होता है। इसलिए डायनेमिक मोड का अगर मास निकालना चाहें तो एनर्जी डिवाइडेड बाय c² है। तो डायनेमिक मोड में मास है फोटोन का, बट रेस्ट मास जीरो है। तो रेस्ट मास जीरो है तो फोटोन पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर ये दूसरा, ये मैटर मान लो हमारा फोटोन होता तो ये कभी दूसरे चार्ज बॉडी के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि फोटोन में फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास मिसिंग है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकता। चार्ज मिसिंग है, चार्ज होता ही नहीं है फोटोन में, ना तो रेस्ट मास होता है और ना ही चार्ज होता है। दोनों का दोनों क्या है? जीरो है। रेस्ट मास भी जीरो, चार्ज भी जीरो। इसलिए फोटोन कभी भी किसी दूसरे मास के साथ, दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन, मीन्स एक दूसरे पे फोर्स लगाना नहीं, प्रॉपर्टी ऐसा दिखाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं तुम्हें, न्यूट्रॉन का। बताओ न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन का मास, चार्ज, तो न्यूट्रॉन का मास तो होता है बट चार्ज नहीं होता है। तो ठीक है भाई, न्यूट्रॉन की बात करें अगर हम लोग, न्यूट्रॉन का मास है इसलिए दूसरे मास के साथ इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दूसरे मास के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। बट इस पे चार्ज क्या है भाई? तो चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, चार्जलेस है। न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस। इसलिए दूसरे चार्ज बॉडी के साथ इसका कभी भी कोई फोर्स नहीं लग सकता, फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन ए चार्ज एंड द अदर
अदर पार्टिकल जिसका चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज नहीं है, फंडामेंटल चार्ज मिसिंग है, तो कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है। सो फाइनली क्या कंक्लूजन निकल के आया भाई? तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर like mass due to which this matter will interact with other charged body। अगर फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज है तो ये इंटरेक्शन है, नहीं है तो नहीं होगा इंटरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो भाई, अब मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखेंगे। तो किस तरह से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। चार्जिंग करने का मतलब क्या होता है? तो भाई कोई बॉडी है अगर, तो ऐसा नहीं कि इसमें चार्ज नहीं है, चार्ज नेट जीरो बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी भी बोल देते हैं, अनचार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी। तो अनचार्ज बॉडी का मतलब क्या हुआ? अनचार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं हुआ कि चार्ज ही नहीं है, चार्ज है भैया, बस नेट चार्ज जीरो है। इट मीन्स जितने पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर पॉजिटिव क्यू नॉट है तो निगेटिव क्यू नॉट है, और नेट चार्ज क्या हुआ भाई? तो नेट चार्ज जीरो हुआ। तो ऐसे को हम लोग न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं। सो चार्जिंग ए बॉडी, चार्जिंग ए बॉडी का मतलब है किसी बॉडी जो न्यूट्रल है, इसको नेट चार्ज इस पे हो जाना। तो नेट चार्ज कैसे करेंगे भाई? तो इसके बैलेंस ऑफ चार्ज, बैलेंस ऑफ चार्ज, न्यूट्रल और अनचार्ज बॉडी मीन्स बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉडी। इफ़ वी डिस्टर्ब द बैलेंस, अगर हम लोग इसका जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो ये तो अनचार्ज या न्यूट्रल है। लेकिन इसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर लें, अगर 100 प्रोटॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूट्रल है ये। लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें और 98 इलेक्ट्रॉन ही रह जाए, 100 प्रोटॉन रह जाए, तो ये क्या हो जाएगा भाई? तो हमारा यहाँ पे चार्ज +2e हो जाएगा। क्यों भाई +2e हो जाएगा? क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज 2 ज़्यादा है। 98 इलेक्ट्रॉन से 98 प्रोटॉन के चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, बट 2 पॉजिटिव चार्ज हमारे रह जाएंगे प्रोटॉन के, इसलिए यहाँ +2e हो जाएगा। और यही अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दो तो क्या हो जाएगा? 102 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बट 100 ही प्रोटॉन रहेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा भाई? तो इसमें नेट चार्ज कितना हो जाएगा? तो नेट चार्ज इस पर -2e हो जाएगा, मीन्स निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो चार्ज करना किसी बॉडी को, इट मीन्स उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करना, इट मीन्स उसके बैलेंस को डिस्टर्ब कर देना। सो डिस्टर्बिंग बैलेंस ऑफ ए चार्ज, ठीक है, इज नोन एज चार्जिंग ए बॉडी। और ये बैलेंस को डिस्टर्ब करने का काम हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। बैलेंस को डिस्टर्ब कर दिया तो ये चार्ज बॉडी हो गए। इसके 3 मेथड हो सकते हैं भाई। कौन कौन भाई? तो फ्रिक्शन से आप करते हो चार्जिंग, आप जानते ही हो, रबिंग करते हो। इंडक्शन से करते हो चार्जिंग, इंडक्शन कराते हैं हम लोग। और क्या भाई? तो कंडक्शन भी करते हैं, कंडक्शन से भी चार्जिंग होता है। तो ये 3 तरह के मेथड हैं चार्जिंग करने के, 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इन फ्रिक्शन से कैसे करते हैं भाई? तो 2 बॉडी को हम लोग क्या करते हैं? रबिंग करना शुरू करते हैं। ए बॉडी बी है, रबिंग करोगे, इफेक्टिवली हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। रबिंग करने से क्या होगा? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। हीट एनर्जी कौन रिसीव करेगा भाई? तो कुछ सराउंडिंग में चला जाएगा और कुछ तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे जिसमें लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। जिस मटेरियल में, ए और बी में से जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली लूजली बाउंड होंगे, कम बाउंड होंगे, कम अट्रैक्टेड होंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे बॉडी में जिसमें रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए। और ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। जहां इलेक्ट्रॉन गया, अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन चला गया तो -ne चार्ज हो जाए उधर, और जहां से n इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे क्या हो जाएगा? +ne चार्ज होगा। मीन्स जितना पॉजिटिव प्रोड्यूस हुआ उतना ही निगेटिव प्रोड्यूस हुआ। तो नेट कितना प्रोड्यूस हुआ? तो नेट तो 0 ही प्रोड्यूस हुआ। सो ट्रांसफर तो हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने से एक जितना निगेटिव चार्ज होगा दूसरा उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और इस तरह से चार्ज प्रोड्यूस तो हो जाते हैं। दोनों इंडिविजुअल के लिए देखो तो चार्ज प्रोड्यूस्ड हो गया, बट एज ए होल पूरे यूनिवर्स में कोई चार्ज नेट प्रोड्यूस नहीं हुआ, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव, इसलिए नेट चार्ज कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। इंडक्शन से भी चार्जिंग करते हैं भाई। इंडक्शन क्या होता है तो वो भी थोड़ा सा रिकॉल कर लें हम लोग। इंडक्शन क्या होता है? तो इसमें अगर कोई बॉडी मान लो न्यूट्रल है, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो मेटालिक स्फीयर है। क्या है ये? मेटालिक स्फीयर है। इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 100 इलेक्ट्रॉन है। और कितने? तो 100 प्रोटॉन है। नेट चार्ज हमारा 0 है। अब हम लोग क्या किया कि इसके पास हम लोग चार्ज बॉडी लाए, कोई चार्ज बॉडी लाए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मान लो लाए, नियर बाई लाए, टच नहीं कराए, बस नियर बाई लाए। तो ये क्या करेगा भाई? तो ये पॉजिटिव चार्ज ढूंढेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज को ये ढूंढता है और अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें तो भाई इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, इलेक्ट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन भाई कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इधर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कुछ इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन डिफिसिट हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। और इस तरह से ओवरऑल यहाँ -q डेवलप हुआ तो इधर कितना डेवलप हुआ? +q।
नेट चार्ज तो अब भी जीरो है, नेट चार्ज अब भी जीरो है, बट इस एंड पे नेगेटिव चार्ज, इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, जिसको इंड्यूस्ड चार्ज बोलते हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस फिनोमेना को बोलते हैं। किस फिनोमेना को भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक induction is the phenomena of redistribution of charge, shifting of charge inside a conductor due to presence of any nearby charge body। जब हम लोग किसी कंडक्टर में नियर चार्ज बॉडी लाते हैं तो इसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग एंड हेंस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होते हैं। जो पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थे पॉजिटिव नेगेटिव, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि नेगेटिवली इधर ज़्यादा हो गया, उधर पॉजिटिव ज़्यादा हो गया और बीच में न्यूट्रल है। तो ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इनसाइड ए कंडक्टर, क्यों भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी नियर बाई चार्ज बॉडी। तो ऐसे फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। जैसे ही बॉडी लाए, टच नहीं कराए, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में जो शिफ्टिंग हो गया वो इंडक्शन हो गया, और इंडक्शन कराने के बाद ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इंडक्शन होता है। जो भी शिफ्टिंग होना होता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, जैसे ही लाओगे तुरंत हो जाएगा। तो ऐसे अगर शिफ्टिंग हो चुका तो अब इसको अगर कट कर दें हम लोग तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आप सोचेंगे कट कहाँ करने जाएंगे भाई? कट कराना तो बहुत लफड़े वाला काम है। कोई बात नहीं है भाई, तुम कट मत कराओ, तुम कट मत कराओ, तुम मत कट कराओ भाई। इंडक्शन से तुम चार्जिंग करना चाहते हो, कोई बात नहीं है। एक काम कर सकते हो, कम से कम दो ऐसे ऐसे स्फेयर्स लाओ, दोनों को ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो। दो कंडक्टिंग स्फेयर हैं, ये दो कंडक्टिंग स्फेयर हैं। अब जैसे ही चार्ज बॉडी लाओगे, ये निगेटिव यहाँ इंड्यूस करेगा, ये पॉजिटिव यहाँ इंड्यूस करेगा। इसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक बॉडी है या दो अलग अलग स्फेयर हैं। अगर एक था तब भी यहाँ निगेटिव, उधर पॉजिटिव इंड्यूस हुआ। अब भी यहाँ पे दो हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये एक ही है। मैकेनिकली ये दो हैं, बट इलेक्ट्रिकली ये सिंगल बॉडी है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पूरे में कहीं भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फ्रीली कहीं भी जा सके वो क्या है भाई? इलेक्ट्रिकली सिंगल बॉडी है। तो दिस इज इलेक्ट्रिकली सिंगल बॉडी, एक ही बॉडी है। मैकेनिकली भले ही ये दो अलग अलग स्फेयर हैं, इसके लिए अलग से स्टैंड लगाने पड़ेंगे, इसके लिए अलग से स्टैंड लगाने पड़ेंगे, बट इलेक्ट्रिकली एक ही बॉडी है, बॉडी ए बॉडी बी। ठीक है, स्फेयर ए एंड बी। अब ये इंडक्शन हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या करो? इसको थोड़ा सा पुश कर दो, थोड़ा सा पुश कर दो, बस थोड़ा सा पुश किया, ये थोड़ा अलग अलग हो गए। और ऐसे कंडीशन में इस पे क्या रह जाएगा? निगेटिव चार्ज। इस पे क्या रह जाएगा भाई? निगेटिव। इस पे क्या रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये निगेटिव एंड पॉजिटिव का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और ये ए वाला जो है वो निगेटिवली चार्ज स्फेयर बन गया, बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर बन गया। पहले क्या था? पहले दोनों ही न्यूट्रल न्यूट्रल थे। ठीक है बात यहाँ तक। अब ये पास पास हैं, ये रॉड है, तो ये रॉड है, तो हम लोग इस कंडीशन में बोल सकते हैं कि इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यहाँ से अब देखो भाई, ये है रॉड, तो इसका इन्फ्लुएंस है, निगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। अगर इस रॉड को यहाँ से रिमूव कर दें, इंडक्शन हुआ, सेपरेशन हुआ, चार्जिंग हो गया, जो हम लोग का पर्पस था चार्ज कर दिया। लेकिन अब मैं ये कह रहा हूँ कि रॉड को भी रिमूव कर दें, रॉड को यहाँ से रिमूव कर दें, तो अब ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे। अब जब एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे तो ये निगेटिव इधर नहीं रहेगा, पॉजिटिव उधर नहीं रहेगा। क्या करेंगे? तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर के पास आ जाएंगे। मीन्स अब जब हम लोग हटा देंगे, जब तक ये है तब तक ही ये है, जब तक ये रॉड है चार्ज रॉड तब तक ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज रॉड हट गया तो समझो कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये ए यहाँ है, ये बी यहाँ है, ध्यान देना, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ए का निगेटिव इधर आ जाएगा और बी का पॉजिटिव जो है वो इधर आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये निगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को फेस करेंगे। ठीक है, ये कब है? जब हम लोगों ने रॉड को रिमूव कर दिया, चार्ज रॉड जो था उसको क्या कर दिया भाई? तो रिमूव्ड कर दिया, तो ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है भाई। चलो ये तो हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ये भी कहानी समझ गए, ये भी आप स्टोरी समझ गए, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ठीक है भाई ये स्फेयर थे, रॉड भी हट गया, अब ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या करूं? इस दोनों स्फेयर को और बहुत ज़्यादा सेपरेशन पे ले जाऊं, वेरी लार्ज सेपरेशन पे कर दूं। ये ए स्फेयर यहाँ हो जाए, बी स्फेयर यहाँ हो जाए, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो वेरी वेरी लार्ज हो, टेंडिंग टू इनफाइनाइट। तो ऐसे कंडीशन में ये जो निगेटिवली चार्ज था, ये वाला जो निगेटिवली चार्ज था, वो निगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सर्फेस पे, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज जो इधर वाले सर्फेस पे था, वो पॉजिटिव चार्ज भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा भाई? तो ये देखेगा कि उधर भी चार्ज नहीं है, इधर भी चार्ज नहीं है, आइसोलेटेड पड़े हुए हैं, ना उधर है ना इधर है चार्ज, किसी साइड में चार्ज इसको दिख ही नहीं रहा है। तो जब किसी साइड चार्ज दिख ही नहीं रहा तो किसी डायरेक्शन में ज़्यादा चार्ज क्यों हो जाएंगे भाई, किसी तरफ कम क्यों हो जाएंगे भाई? जब हमारा कहीं दिखे कि हाँ भाई ये पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, दूर दिख रहा है, तो चलो इसके तरफ हो जाएं। तो जब ये ऑल डायरेक्शन जब इक्विवेलेंट है तो हर डायरेक्शन में
सिमिलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, दैट इज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चलो चार्जिंग बाय इंडक्शन तो समझ गए, चार्जिंग बाय इंडक्शन तो कम से कम समझ चुके हैं। अब हम लोगों को क्या देखने होंगे, तो चार्जिंग का थर्ड मेथड है कंडक्शन। चार्जिंग का थर्ड मेथड क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कोई एक न्यूट्रल बॉडी है जिसको हमें चार्ज करना है, जिसको हमें क्या करना है, चार्ज करना है, तो ये पास लाते हैं तो इंडक्शन होता है। चार्ज बॉडी अगर पास लाते हैं तो इंडक्शन, पॉजिटिव लाओगे तो यहाँ निगेटिव बनेगा और निगेटिव यहाँ लाओगे तो यहाँ पॉजिटिव बनेगा। मीन्स अपोजिट चार्ज विल इंड्यूस एट द नियर एंड एंड सिमिलर चार्ज विल बी इंड्यूस्ड एट द अदर एंड। ठीक है, तो यह पॉजिटिव लाए हो तो यहाँ पे निगेटिव इंड्यूस होता था और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होता था, लेकिन वो जब इंडक्शन होता था दूर दूर रखते थे। अभी कंडक्शन में क्या करना है, दूर नहीं रखना, इसको टच ही करा देने हैं, या वायर से टच करा दो या डायरेक्ट रॉड को ही इस पर टच करा दो। तो ऐसे में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें अट्रैक्ट किया था वो यहीं रुकेंगे नहीं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन इधर से चले जाएंगे, इस पर आ जाएंगे। वायर कनेक्टेड है तो वायर से, या डायरेक्ट टच कराया तो इससे चले जाएंगे और इससे कुछ हमारे इलेक्ट्रॉन मान लो शिफ्ट हो गए। अब जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो ये जितना पॉजिटिव चार्ज था इसका कुछ निगेटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन जो 10 इलेक्ट्रॉन आए उससे कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब समझो ये कि पहले अगर 500 पॉजिटिव चार्ज था इस पे तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो अब क्या रह जाएगा भाई, तो 490 ही रह जाएगा। क्यों भाई, 10 तो न्यूट्रलाइज्ड हो गए इस इलेक्ट्रॉन से। और ये जो था हमारा पहले न्यूट्रल था, मान लो 500 प्रोटॉन, या कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, 500 को छोड़ो कुछ अलग वैल्यू ले लेते हैं, मान लो 300 प्रोटॉन था, 300 इलेक्ट्रॉन था, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता था। जब जैसे ही कनेक्ट किया तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब क्या हो गया इसके पास, तो हमारा प्रोटॉन तो उतना ही रहा लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो 290 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या हो गया भाई इस पे नेट चार्ज, तो अब इस पे नेट चार्ज आ गया +10e, ये आ गया कितना, +10e, और यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, +490e। तो इफेक्टिवली क्या हुआ भाई, इफेक्टिवली क्या हुआ, तो इफेक्टिवली ये हुआ कि कंडक्शन होने से जो चार्ज ये आया था +500e वो शेयर्ड हो गया इस पे। कैसे शेयर्ड हो गया भाई, तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर आया तो इससे देख रहे हो कि यहाँ पे 10 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, जो पहले न्यूट्रल था वो 10 पॉजिटिव चार्ज यानी कि +10 ही हो गया। और इसका क्या हुआ, तो इसका हमारा 10e सब्ट्रैक्ट हो गया, मीन्स 490e हो गया। ये पहले वाला है ये बाद वाला है, तो देख रहे हो इसमें से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ, वो 4 यहाँ अपीयर हो, ये 10 सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 यहाँ अपीयर हो रहा, मीन्स चार्ज का क्या हुआ, रिडिस्ट्रीब्यूशन तो हुआ। रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता था इसमें से इसने और ज़्यादा भी दे सकता था, 10 के बदले 12 भी दे सकता था। कितना देगा वो अलग मैटर है, वो अलग एक्सटेंट है, अलग कॉन्सेप्ट है। जब तक कि कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते रहते हैं। तो चलो वो तो अलग मैटर है, वो सेकंड चैप्टर की बात है। फिलहाल ये है कि हमारा कुछ चार्ज शेयर्ड हो जाएंगे, सम चार्ज विल बी शेयर्ड ड्यू टू कंडक्शन एंड सिमिलर चार्ज विल डेवलप ऑन द न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी पे सिमिलर चार्ज मीन्स पॉजिटिव लाए थे, पॉजिटिव से टच कराए थे तो पॉजिटिव इस पर डेवलप हो जाएगा, निगेटिव लाते तो निगेटिव डेवलप हो जाता, मीन्स सिमिलर चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन द न्यूट्रल बॉडी। इस तरह से ये चार्जिंग बाई कंडक्शन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्या देखने हैं भाई, तो चार्जिंग का मेथड हम लोगों ने देखा और अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज समझने हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देख लिया जाए एक एक करके। हम लोग पॉजिटिव ऑफ चार्ज देख लेते हैं भाई, क्या क्या प्रॉपर्टी। नंबर 1 प्रॉपर्टी क्वांटाइज्ड है। तो अभी जो 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग देखा, इसमें कॉमन क्या, इसमें कॉमन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। चाहे फ्रिक्शन से हो रहा हो तब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, कंडक्शन से हो रहा हो तब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, इंडक्शन हो रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तीनों में कॉमन क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तीनों में कॉमन क्या है भाई, तो यह है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र से बन रहा है चार्ज। और जब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बन रहा है तो किसी भी चार्ज पूरे यूनिवर्स में कोई भी बॉडी पे जो भी नेट चार्ज है दैट इज चाहे तो n इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बना है। इस पे आया है तो निगेटिव चार्ज, इसमें से गया है तो पॉजिटिव चार्ज। n इलेक्ट्रॉन निकल गए बॉडी में से +ne हो गया, n इलेक्ट्रॉन आ गए बॉडी पे -ne हो गया। इट मीन्स एनी चार्ज इन द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। क्योंकि जब भी चार्ज का ट्रांसफर, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा भाई, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 0.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता, 0.4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो कि कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये जो है वो मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके।
भाई क्वार्क भी होता है E/3 चार्ज ट्वाइस E/3 चार्ज, लेकिन ये डाउन क्वार्क, अप क्वार्क, ये सब हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम है, लेकिन इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। बोला जाता है कि न्यूट्रॉन में जो प्रोटॉन, ये हमारा न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये तीन क्वार्क से बने हुए हैं भाई। बट ये क्वार्क इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। प्रोटॉन के बारे में बोला जाता है कि भाई प्लस E चार्ज है इस पे, तो ये 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना है। न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन बना हुआ है इससे, और न्यूट्रॉन किससे बना भाई? तो न्यूट्रॉन बना है 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से बना है। तो भाई चार्ज के मामले में हम लोग इसको चेक भी करते हैं कि अप क्वार्क मतलब प्लस 2E/3 चार्ज, एक और अप क्वार्क मीन्स 2E/3 चार्ज, और एक डाउन क्वार्क मीन्स माइनस E/3 चार्ज। तो इस तरह से जो इस पे नेट चार्ज हमें मिलते हैं प्रोटॉन पे, वो कितने मिल जाते हैं भाई? तो नेट चार्ज मिल जाएंगे 4E/3 माइनस E/3 दैट इज प्लस E, ऐसे मिल जाएंगे। सिमिलरली न्यूट्रॉन पे देखोगे, माइनस यहाँ पे ये है E/3 माइनस E/3 और प्लस माइनस E/3, एक और डाउन क्वार्क और एक है अप क्वार्क मीन्स प्लस 2E/3। इस तरह से इसका जब नेट निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा नेट चार्ज? तो नेट चार्ज विल बी 0 तो इसलिए न्यूट्रॉन को समझते हैं 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से। चलो भाई, ये क्वार्क का कॉन्सेप्ट है, आजकल आया है नया इन्वेस्टिगेशन में, बट ये हमारे सिलेबस में उतना नहीं है। इन्फॉर्मेशन जानना था, एनसीईआरटी में गिवन है, तो उतना इन्फॉर्मेशन आप जान चुके हो, तो क्वार्क है जिसका वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से कम है, बट इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, और जब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है तो ये कभी ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। 2 बॉडी में जब भी ट्रांसफ़र होना होगा भाई, तो रास्ते में तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने पड़ेंगे भाई। इस बॉडी से इस बॉडी में जाने हैं तो रास्ते में इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस चाहिए ना, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करने वाला क्वार्क नहीं होता, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही होता है। इसलिए मिनिमम जो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, मिनिमम जो चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और कोई भी मेथड से चार्जिंग होता है तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कॉमन है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रॉन बनेगा तो इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, ट्रांसफर से बनता है। और ऐसे प्रॉपर्टी जिस चीज़ में आ जाए कि वैल्यू क्वांटिटी जब स्टेप्स में, चाहे E होगा या 2E होगा या 3E होगा या 4E होगा या 5E होगा, मीन्स सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज में से ही कोई ना कोई हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब जिसका क्वांटिटी का स्टेप वाइज डिवीजन हुआ पड़ा है, इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू लेने हैं। ये नहीं कि कुछ भी कॉन्टिन्यूसली वेरी नहीं हो सकता, चाहे वैल्यू ये होगा, चाहे ये होगा, चाहिए होगा, चाहिए होगा, ये होगा, ये ऐसे वेरी नहीं करेगा। कुछ भी वैल्यू नहीं हो सकता है, चाहे 1E चार्ज होगा, चाहे 2E होगा, चाहे 3E होगा, चाहे 4E होगा, चाहे 5E होगा, मीन्स डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। कुछ भी कॉन्टिन्यूस वेरिएशन नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, डिस्क्रीट में ही होगा। तो ऐसे क्वांटिटी को क्वांटाइज्ड बोलते हैं। तो प्लस माइनस एनी है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसलिए इसका क्वांटाइज्ड नाम होता है। कंजर्व्ड किसको बोलते हैं? तो भाई आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके बाउंड्री के थ्रू कोई चार्ज ट्रांसफर अलाउड नहीं है। तो ऐसा जब सिस्टम होगा, ना तो बाहर चार्ज जा पाएगा ना अंदर चार्ज आ पाएगा, कोई एनर्जी, कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाए। चार्ज ट्रांसफर जो भी हो रहा है वो 0 है। अंदर का चार्ज अंदर रहेंगे, बाहर के चार्ज बाहर रहेंगे। तो ऐसे कंडीशन में बोलेंगे कि नेट चार्ज जो अंदर में है वो जितना चार्ज है उतना रहेगा। अब भाई इधर मान लो प्लस 5E चार्ज है, इधर हमारा प्लस 4E चार्ज है, इधर हमारा माइनस 2E चार्ज है, इधर हमारा मान लो प्लस 2E चार्ज है। अच्छा कोई बात नहीं भाई, अगर टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये वाला कैंसिल हो गया और ये वाला कितना? प्लस 9E चार्ज है। अभी कितना है भाई? तो प्लस 9E चार्ज, 4 ही चार्ज है, मान लो प्लस 9E चार्ज है। ठीक है भाई। अब मान लो ये दोनों ने आपस में डिसाइड किया, चलो भाई हम दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो नेट चार्ज कितना रहेगा? प्लस 9E ही रहेगा, प्लस 9E ही रहेगा। पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। मीन्स आपस में देखें तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो उतना पॉजिटिव भी कम हो गया। तो ओवरऑल क्या कम हुआ है? ओवरऑल कुछ भी नहीं कम हुआ, जितना नेट था उतना ही रह गया। सो एनी आइसोलेटेड सिस्टम जब चार्ज ट्रांसफर तो मैं अलाउ ही नहीं कर रहे हो, आपस में ही कन्वर्जन कर रहे हैं, आपस में ही एक्सचेंज कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, किसी का गेन किसी का लॉस हो रहा है। अब इसमें से मान लो ये 4E था, इसने एक और दे दिया इसको, तो ये प्लस 3E बच गया और ये प्लस 6E हो गया, तो इसको गेन हो गया, इसको लॉस हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। तो इस तरह से जो भी चेंजेज हो रहे हैं वो आपस में कर रहे हैं लोग।
लेकिन यूनिवर्स का पूरा चार्ज नेट, यानी कि यूनिवर्स बोलें या कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में बोलें तो नेट चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ही यही होता है, चार्ज ट्रांसफर अलाउड नहीं है। और आइसोलेटेड सिस्टम का ही एक एग्जांपल है इंटायर यूनिवर्स टेकन टुगेदर। तो इंटायर यूनिवर्स के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो सबको जब ले ही लिया तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम बन गया। और इस आइसोलेटेड सिस्टम में नेट चार्ज कभी भी ना तो प्रोड्यूस हो पाएगा और ना ही कंज्यूम हो पाएगा, ना डिस्ट्रॉय हो पाएगा, मीन्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो पाएंगे। अगर ये पेन है, ये बोर्ड है, अगर इसमें रबिंग कर दें, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, उसका 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो ये नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव। लेकिन पूरे यूनिवर्स में ही तो है ये दोनों, तो नेट चार्ज क्या प्रोड्यूस हो गया? अरे भाई कुछ नहीं प्रोड्यूस हुआ, माइनस चार्ज, -4 यहाँ है, +4 यहाँ है। तो इसलिए नेट ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही कंज्यूम कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम, नेट चार्ज इज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम इज सच ए सिस्टम whose boundary does not allow any charge transfer. Whose boundary does not allow any charge transfer, then the system is isolated system. And for any isolated system, net charge will be constant or conserved. Entire universe is an example. इसलिए पूरे universe में net charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred between two body, from one body to the other body, but net cannot be produced or destroyed. Clear है? तो हम लोग समझ गए। और ये जरा ध्यान रखना, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग तब तक ही है जब तक तुम्हारे पास आइसोलेटेड है सिस्टम। बिना आइसोलेशन का कोई कंजर्वेशन नहीं। आइसोलेशन डिस्टर्ब कर दिया, चार्ज ट्रांसफर तुमने अलाउ कर दिया, तो फिर इसका नेट चार्ज वही का वही कैसे रहेगा? फिर तो चेंज हो जाएगा। सो आइसोलेटेड सिस्टम जरूर होना चाहिए। यूनिवर्स हमारा आइसोलेटेड है। समझ गए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग। एडिटिव भाई, जब भी नेट चार्ज निकालोगे किसी भी बॉडी पे, 4 स्टेप में हमने कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, कुछ निकाला, इलेक्ट्रॉन दिया, निकाला, ऐसे ऐसे करके बहुत बार किया, तो नेट चार्ज क्या होगा भाई? तो नेट चार्ज होगा इन सब का सम करेंगे, स्केलर सम करेंगे, क्योंकि चार्ज क्या है? स्केलर है। लेकिन इनमें सम करने में हमें साइन का ध्यान रखना है, साइन को लेना है। इसलिए बोलते हैं साइन जो चार्ज है वो है अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम, अलजेब्रा में साइन का इंपॉर्टेंस होता है, +2 अलग होता है, -2 अलग होता है। तो अलजेब्रिक सम, net charge on any system can be found by algebraic sum of all the charges on the system in different steps। जो भी दिए हैं इस पे चार्ज, उन सब का हम लोग algebraic sum करेंगे। algebraic sum करेंगे मीन्स विद साइन हम लोग काउंट करेंगे। वेक्टर सम नहीं करना है, स्केलर है, स्केलर की तरह काम करेंगे। चार्ज क्या है? स्केलर है, स्केलर की तरह काम करेंगे। डेट इज algebraic sum लेंगे, प्रॉपर साइन के साथ लेंगे और काम करेंगे। ठीक है, नेट चार्ज जो होगा वो डिफरेंट स्टेप के दिए हुए चार्जेज होंगे। एडिटिव समझ गए। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ भाई? अरे भाई इस बॉडी पे मान लो ये एक बॉडी है, छोटा सा मोटा सा बॉडी है, और इस पे नेट चार्ज कितना है भाई? मान लो 100 ही है। अब इसको हमने स्पीड बढ़ाया, पहले तो ये स्पीड 0 था, अब इसका स्पीड मान लो हमने 100 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो अब क्या इसका चार्ज का वैल्यू चेंज हो जाएगा? ना रे बाबा ना, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। नेट चार्ज अब भी 100 ही था, 100 ही रहेगा। मीन्स नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। रिलेटिविस्टिकली मतलब स्पीड वाइज इनवेरिएंट है, वेरी नहीं करता है। मास, जबकि इसका एनालॉजी मास जो है वो रिलेटिविस्टिकली स्पीड के साथ वेरी करने वाला होता है। याद होगा ये फॉर्मूला 1 - v²/c², याद है? 1 - v²/c², याद होगा, ये फॉर्मूला जरूर याद होगा। 1 - v²/c², ये फॉर्मूला होता है ये मास वेरिएशन का। स्पीड के साथ मास वेरी करता है, रेस्ट मास v स्पीड पे मास हमारा ये होता है। सो मास इज रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट बट चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज हमारा वेरी नहीं करता, नेट चार्ज इज फिक्स्ड irrespective of the speed of the system of charge। of the system of charge, कितना भी स्पीड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब तो जानने ही जानने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, कूलम्स लॉ। तो वो क्या होता है भाई? तो 2 चार्ज मान लो हमने लिया, Q1 लिया और Q2 लिया। ये एक R1 पे रख दिया, दूसरा R2 पोजीशन पे वेक्टर पे रख दिया विद रिस्पेक्ट टू सम ऑरिजिन हमने ले लिया, कोई ऑरिजिन है उसके रिस्पेक्ट में हमने ये काम किया। ठीक है, अब हम लोग फोर्स लिखना चाहते हैं। फोर्स ऑन
Q2 ड्यू टू Q1, इट मे बी अट्रैक्टिव, इट मे बी रिपल्सिव, कुछ भी हो सकता है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कुछ भी हो सकता है भाई, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोग लिखना चाहते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ध्यान देना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हम लोग लिखना चाहते हैं। चलो तो थोड़ा सा इसको हम लोग ऐसे लिख लें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 अगर लिखना चाहें तो इजीली हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? तो फोर्स का वैल्यू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज Q1 Q2 आर सेपरेशन, तो फोर्स दिया जाता है वो क्या होता है भाई? तो मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी वेक्टर को, देखो ये एक वेक्टर है, Q1 जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी भाई, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और कोई वेक्टर को कैसे लिखते हैं भाई? तो ये जो वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई जिस डायरेक्शन में ये है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये तो काम करेंगे। अब ये वैल्यू कितना लगाया फोर्स का? तो वैल्यू तो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन अगर एयर होगा तो एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और अगर कोई मीडियम होगा तो उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन डालेंगे, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर का वैल्यू अगर वेक्टर के फॉर्म में हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं R2 माइनस R1, पता है ना तुम्हें, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर AB वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? तो ये AB वेक्टर जो कि सेपरेशन है यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्यों भाई? तो ट्रायंगल लॉ से। कैसे? ट्रायंगल लॉ से। दिस वेक्टर, ये ए वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर होता ही है। ट्रायंगल लॉ तो यही कहता है, एक के हेड पे दूसरे का टेल मिलाओ तो ये मिलेगा तुम्हें रिजल्टेंट। मीन्स R1 वेक्टर प्लस AB जो डिस्प्लेसमेंट ये है वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। देयरफॉर AB वेक्टर क्या हो जाएगा भाई? तो AB वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो जाएगा AB वेक्टर। तो हमें क्या करने हैं भाई? हमें तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर करने हैं। आर स्क्वायर मतलब AB जो है सेपरेशन, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। ये हमारा इसका वैल्यू हो गया, ये क्या हो गया? वैल्यू हो गया। और यूनिट वेक्टर लिखने हैं किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर कैसे लिखोगे? AB के डायरेक्शन में, AB डायरेक्शन में ही तो हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो AB वेक्टर डिवाइडेड बाई इसी का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर। बस यही तो काम करने होते हैं, इसलिए ये बन गया Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और AB वेक्टर इज R2 माइनस R1 वेक्टर, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं R2 माइनस R1 वेक्टर, R2 माइनस R1 वेक्टर ऐसा लिख दिए। और यहाँ देखो डिनोमिनेटर में AB का स्क्वायर और AB है, इसका मतलब AB का क्यूब है, इट मीन्स R2 माइनस R1 वेक्टर के मॉड का क्यूब है। तो ये मिल गया हमें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मिल गया। ये क्लियर है यहाँ तक? तो ये मिल गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मान लो इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, ये फोर्स हमें मिल चुका। सिमिलरली हम लोग चाहें तो फर्स्ट वाले चार्ज पे भी सेकंड वाले के चलते लिख सकते हैं, वो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों का पॉजिटिव पॉजिटिव समझ करके हम लोगों ने लिखा है। अगर कोई एक नेगेटिव हो जाए तो अपने आप यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर देना, बट वैल्यू वही रखना, वैल्यू हम लोग वही रखेंगे, Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड वही रखेंगे, यूनिट वेक्टर बदल देंगे भाई, AB के बदले में अब BA के डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालना होगा, तो काम वही करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, F12 का वैल्यू लिखेंगे जो कि वही आएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर ये किस डायरेक्शन में लिखेंगे में? तो यूनिट वेक्टर हम लोग लिखेंगे BA के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो बस और तो सब कुछ वही रहेगा, इसलिए ये वैल्यू क्या आ जाएगा? तो वैसे ही आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब भी रहेगा, बट यहाँ पे खाली ये अब R2 माइनस R1 के बदले में R1 माइनस R2 हो जाएगा। ये ऐसा ब्रैकेट है, मीन्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मॉड लगा दिया, मीन्स अब ये स्केलर है, सिर्फ वैल्यू से मतलब है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। क्लियर है यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखो भाई, अगर R2 माइनस R1 का मॉड निकालो, चाहे R1 माइनस R2 का मॉड निकालो, ये निकालो ये मॉड में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब AB वेक्टर का जो वैल्यू होगा वही हमारा BA वेक्टर का भी वैल्यू होगा। इट मीन्स R2 माइनस R1 का जो वैल्यू है, R2 माइनस R1 का जो वैल्यू है वही R1 माइनस R2 वेक्टर का भी वैल्यू होगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड
क्या कंक्लूड कर सकते हैं भाई कि F12 जो आ रहा है, F12 ये क्या है भाई, तो ये माइनस ऑफ F21 है। क्या है, माइनस ऑफ F21 है, मीन्स इक्वल एंड अपोजिट है और न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलोड है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है, फॉलोड है। इट मीन्स कूलम्स लॉ ऑल्सो फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब देखो इन दोनों के बीच का मीडियम की बात करें तो इन दोनों के बीच के मीडियम अगर हमारा एयर है, तो एयर है तो इसका परमिटिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। परमिटिविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, तो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां जहां एप्सिलॉन आ रहा है वहां क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो क्या करोगे भाई, तो कोई दूसरा मीडियम होता है तो उसका परमिटिविटी लिखते हैं। परमिटिविटी किसी भी मीडियम का कैसे लिखते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। ये क्या है भाई, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है भाई, तो ये स्टैंडर्ड परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, रफली हम लोग एयर को भी ले लेते हैं, इसलिए ये परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम का है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्या है भाई, तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी। और ये क्या है भाई, तो ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये हो गया मेन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, यही तो हमें रिप्लेस करना है। ये हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सब लोग जानते हैं इतना, ये तो एक्सपेक्टेड है कि इतना ये सब आप पहचानते हैं। ये रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ स्टैंडर्ड। जिस तरह से रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि वाटर का होता है रिलेटिव डेंसिटी। उस तरह से रिलेटिव परमिटिविटी है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ स्टैंडर्ड विच इज ऑफ वैक्यूम और एयर। एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी को ही हम लोग स्टैंडर्ड मीडियम समझते हैं, स्टैंडर्ड परमिटिविटी समझते हैं। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कूलम्स लॉ जो है, कूलम्स लॉ जो है वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हो, जब भी आएगा काम कर सकते हैं हम लोग। और साथ में ये भी हम लोगों को समझना चाहिए भाई कि कूलम्स लॉ वैलिड कब कब है, तो ये वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए वैलिड है भाई, तो पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्जेस के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस एंड स्फेरिकल चार्जेस के लिए वैलिड है। इट मीन्स ये वाला पॉइंट चार्ज कब होगा, जब सेपरेशन वेरी वेरी लार्ज हो कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग समझते हैं कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पॉइंट चार्ज है। अगर इस रॉड पे चार्ज है, यहां देखना चाहते हो भाई, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं है। लेकिन इस रॉड के चलते यहां फोर्स निकालना है तो कूलम्स लॉ तुम नहीं अप्लाई कर सकते। ये Q1 है, ये Q2 है, ये R है, तो यहां पे हम लोग फोर्स Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर नहीं लिख पाएंगे। ये रॉन्ग हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन यही R वेरी वेरी लार्ज हो जाए, मीन्स R वेरी वेरी लार्ज हो जाए, वेरी लार्ज हो जाए, उस कंडीशन में अगर बोलें तो ये वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज समझा जाएगा। ये अगर R0 वेरी लार्ज हो जाए तो उस कंडीशन में हम लोग Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R0 स्क्वायर ये फोर्स लिखना हो तो लिख सकते हैं। मान लो 10 किलोमीटर हो गया भाई, लिख सकते हैं ये। और ये क्या हो, 10 सेंटीमीटर है, अरे बाबा नहीं लिख सकते हैं। सो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है भाई, तो स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, दैट इज सेपरेशन शुड बी कांस्टेंट विद टाइम। सेपरेशन चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट विद टाइम होना चाहिए, टाइम के साथ कांस्टेंट हो। इसलिए अगर सर्कुलेटिंग है, मान लो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं भाई, तो हाँ भाई अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस वही का वही रहेगा, इसलिए फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कूलम्स लॉ से। ठीक है, तो स्टैटिक का इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब ये नहीं कि सब चार्ज रेस्ट में ही रहे। रेस्ट में बोलने का यहाँ सेंस बस ये है कि इन दोनों में रिलेटिव सेपरेशन वो टाइम के साथ चेंज ना हो। ठीक है, चेंज ना हो, क्योंकि चेंज अगर होगा, मान लो अभी सेपरेशन ये है, ये भागता हुआ ऐसे जा रहा है, तो अभी सेपरेशन R1 है, अभी सेपरेशन R2 हो जाएगा, अभी सेपरेशन यहाँ पहुँच जाएगा, R3 हो जाएगा, इधर पहुँच गया तो और ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो जब भी तुम लिखोगे तब तक वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये सेपरेशन वेरिएबल है, कौन सा लेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसके लिए नहीं अप्लाई करते। जब सेपरेशन फिक्स्ड है विद टाइम तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिकली ये हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक चार्जेस के लिए वैलिड है। और ये बोलने का सेंस ये है कि सेपरेशन शुड बी कांस्टेंट विद टाइम। और तीसरा भी कंडीशन है कि ये सेपरेशन ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज होना चाहिए, ग्रेटर देन न्यूक्लियर साइज होना चाहिए। न्यूक्लियस का साइज ये होता है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम हो गया, अगर हमारा R का वैल्यू लेस देन 10⁻⁻15 हो जाए, तो इस कंडीशन में इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर चले गए। और जब न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो वहाँ पे तो किंग बैठा है, न्यूक्लियर फोर्स, वो तो अपने आगे किसी फोर्स को चलने नहीं देता। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर चले गए तो वहाँ न्यूक्लियर फोर्स, मोस्ट डोमिनेंट फोर्स
100 to 150 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वो हमारा काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। वो जो बोलेगा वो डिसीजन होगा, इसका काम नहीं होगा। इसलिए कूलम्ब्स लॉ वहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं। ये समझ गए कूलम्ब्स लॉ का वैलिडिटी, ये समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। परमिटिविटी समझते हो भाई? देखो परमिटिविटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आइडिया अगर लेना चाहें तो 1/4 पाई परमिटिविटी, 1/4 पाई इंटू परमिटिविटी और Q1 Q2 अपॉन R² लिखते हो फोर्स का वैल्यू। बहुत बढ़िया लिखते हो भाई। तो परमिटिविटी कहाँ है? डिनोमिनेटर में है। कहाँ है भाई? तो वो डिनोमिनेटर में है। परमिटिविटी डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि परमिटिविटी अगर लार्ज हुआ, ऐसे मीडियम में रखे जिसका परमिटिविटी लार्ज है, तो उस कंडीशन में फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। अगर अदर फैक्टर्स हमारे फिक्स रहे, Q1 Q2 फिक्स्ड हो, सेपरेशन जो लेना है वो फिक्स हो, मान लो हम लोग यही दो चार्ज के बीच का बात कर रहे हो फोर्स का और सेम सेपरेशन रख रहे हो, उस कंडीशन में जितना ज़्यादा मीडियम का परमिटिविटी होगा उतना ही फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सॉल्ट NaCl, ठीक है, Na+Cl-। ये जब एयर में होता है और जब ये वाटर में होता है, Na+Cl- को हम लोगों ने क्या किया? वाटर में डाल दिया। तो यहाँ पे एयर में अगर फोर्स का वैल्यू अगर F0 है, अगर F0 है, तो यहाँ पे वाटर में इस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो F0/81 हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि एयर में लिखोगे तो यहाँ पे परमिटिविटी नॉट लिखोगे, ठीक है, एयर का परमिटिविटी। बहुत बढ़िया। लेकिन जब यही फोर्स Na+, यहाँ पे तो Na+ का प्लस ही है और क्लोरीन का जो है ये भी हमारा E ही है, निगेटिव में है, अट्रैक्टिव फोर्स है। हम लोग वैल्यू बस लिखना चाह रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे साइन देने की जरूरत नहीं है। साइन से हमें पता लगेगा कि अट्रैक्टिव की रिपल्स है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अट्रैक्टिव फोर्स है। चलो भाई, अब जरा वाटर में हम लोग डाल दें तो ये क्या हो जाएगा? तो 1/4 पाई ε0 इंटू 81 हो जाएगा, क्योंकि वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ना वो 81 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसका दूसरा नाम है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम है। वो 81 होता है ड्यू टू पोलर बिहेवियर ऑफ वाटर। पोलर डाइलेक्ट्रिक होने से ये 81 यहाँ हाई परमिटिविटी है, और इसलिए बाकी तो ये वही रहेंगे Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ देख रहे हो, कंपेयर करोगे अगर इसमें और इसमें, तो ये देख रहे हो कि ये वाला वही रहा, ये वाला वही रहा, बस हमारा ये 81 टाइम्स डिनोमिनेटर बढ़ गया, इसलिए हमारा वैल्यू कम हो गया, 81 टाइम्स कम हो गया। इसलिए जहाँ F0 था वहाँ F0/81 हो गया। जहाँ ये मान लो अगर ये 81 न्यूटन ही था तो यहाँ पे ये 1 न्यूटन हो जाएगा। मीन्स जो NaCl जब ये सॉल्ट एयर में होता है तो अगर 81 न्यूटन अगर लग रहा हो, तो जब वाटर में आएगा तो सिर्फ 1 न्यूटन लगेगा। इसलिए NaCl वाटर में डालते ही डिजोल्व हो जाता है। डिजोल्व क्यों हो जाता है भाई? क्योंकि ये वीक फोर्स, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है Na+Cl- में, वो वेरी वेरी वीक हो जाते हैं, और जब वीक हो गए तो Na+ और Cl- में से किसी को भी छोटा सा भी इधर से कोलिजन मिल गया तो ये इतना वीकली बाउंड है कि ये आगे चल देगा, ये बेचारा इधर ही रह जाएगा। इस तरह से ये डिजोल्व हो जाएंगे, तो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ गए परमिटिविटी का मीडियम का परमिटिविटी का मीनिंग ये हुआ कि जितना ज़्यादा परमिटिविटी उतना फोर्स कम, और जितना कम परमिटिविटी उतना ही फोर्स ज़्यादा। ठीक है, तो परमिटिविटी अलाउ करता है, परमिट करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग हमारा होगा फोर्स। ज़्यादा परमिटिविटी होने का मतलब है कम अलाउ करना। परमिटिविटी मतलब ये कम अलाउ करेगा फील्ड को स्ट्रांग होने में, फोर्स को स्ट्रांग होने में। ज़्यादा परमिटिविटी डालोगे फोर्स को कम कर देगा। ठीक है, ये परमिटिविटी का मीनिंग है। परमिटिविटी आप सोचोगे कि परमिट करना चाहिए, ज़्यादा वैल्यू है, तो ज़्यादा किसको परमिट करेगा? ये मीडियम को परमिट करता है। मीडियम को परमिट करता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, पॉजिटिव, ये Q1 और Q2 में जो फोर्स है उसको जा करके कम कर दो, उसको कम कर दो, उसको ब्रेक कर दो, उसको कम कर दो फोर्स को। इसके लिए ये अलाउ करना, इसके लिए मीडियम को जो अलाउ करता है वो है उसका परमिटिविटी। मीन्स जितना ज़्यादा अलाउ करेगा उतना ही ज़्यादा ये फोर्स को रिड्यूस करा देगा। जितना ज़्यादा परमिटिविटी वैल्यू रखोगे, जितना ज़्यादा मीडियम इसको परमिट करेगा फोर्स को ब्रेक करने में, उतना ही ये फोर्स को ब्रेक करेगा, मीन्स कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अलाउ किस चीज़ में कर रहा है परमिटिविटी? हाई परमिटिविटी मीन्स हाईली परमिट कर रहा है कि जाओ भाई ब्रेक करो उसको, जाओ भाई उसको रिड्यूस करो, फोर्स को उसको ब्रेक करो, डिजोल्व करो, इनके फोर्स बहुत बने हुए हैं, उनको फोर्स को और कम कर दो।
समझ गए? यहाँ तक कूलम्स लॉ का बात हम लोगों को समझ में आ गया। अब जरा देखें हम लोग न्यू टॉपिक, सब टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, तो बहुत पुरानी बात है ये। देखो भाई, आप लोगों ने पढ़ाई है, कोई भी चार्ज होता है तो अपने सराउंडिंग में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। जहां पे दूसरा कोई चार्ज आएगा तो ये फोर्स उस पर लगाएगा, भाई बिल्कुल लगाएगा। अब ये चार्ज है Q1, तो ये दूसरा कोई भी Q2 आएगा तो इस पर फोर्स लगाए, चाहे अट्रैक्टिव लगाए, रिपल्सिव लगाए, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द चार्ज, लेकिन फोर्स लगाएगा ज़रूर, लगाएगा ज़रूर। तो ये जो फोर्स लगाता है, तो हम लोग किसी भी पॉइंट पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये यहाँ पे कितना इफेक्टिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है या वीक है। वो हम लोग फील्ड का हम लोग स्टडी करते हैं कि इसने जो फील्ड जनरेट किया है वो कितना स्ट्रांग या वीक है। तो इस फील्ड को स्टडी करने के लिए वी हैव टू पैरामीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक वेक्टर है और एक स्केलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट क्या होता है भाई, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। ये कैसे निकालते हैं भाई, तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज ले लेते हैं, कोई भी क्या करते हैं भाई, टेस्ट चार्ज ले लेते हैं हम लोग। तो नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई, मान लो टेस्ट चार्ज ले लिया हमने Q0, तो डिवाइडेड करेंगे Q0 से, तो हमें मिल जाएगा नेट फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इससे हमें मिल जाएगा क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पोटेंशियल क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि आगे का टॉपिक है, ये होता है वर्क डन के टर्म में बात करते हैं। 1 कूलम को इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने का ये वर्क डन होता है, जो पोटेंशियल बनता है P पॉइंट का। फिलहाल अभी इंटेंसिटी की बात है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ही भाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एट एनी पॉइंट P इज नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो ये Q0 टेस्ट चार्ज रख करके देखते हैं कि नेट फोर्स कितना लगा, डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज करते हैं, तो मिल जाता है हमें इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। और जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा, इसका मतलब वो उतना ही वहाँ स्ट्रांगली फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। ठीक है भाई, तो ये बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या है कि नेट फोर्स निकालने हैं भाई। तो अगर एक चार्ज हो, मान लो एक चार्ज के चलते यहाँ पे निकालना चाहते हैं, इस P पॉइंट पे मान लो निकालना चाहते हैं, जो कि R सेपरेशन पे है, तो यहाँ से R सेपरेशन पे है, तो वो निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे भाई, तो फोर्स देखो यहाँ पे Q0 रखा है, उस पर देखो कितना फोर्स, डिवाइडेड बाई Q0 करेंगे। फोर्स कितना लगा भाई, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट, दूसरा मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट इनटू K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोले या रिलेटिव परमिटिविटी बोले, बात एक ही है। और ये Q1 Q2 अपॉन R², ये होगा फोर्स। अगर साइन अलग अलग है तो अट्रैक्टिव फोर्स, और नहीं तो रिपल्सिव फोर्स। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे भाई, तो डिवाइडेड बाई Q0 करेंगे। और यहाँ पे जो Q1 लिया है, दूसरा चार्ज क्या लेंगे, Q0 लेंगे। क्यों भाई, टेस्ट चार्ज रख करके हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे Q0 रख करके चेक करेंगे कि कितना फोर्स लगा। तो ये मिला हमें। अगर ये पॉजिटिव चार्ज था तो ये रिपेल करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, नेगेटिव था तो ये अट्रैक्ट करेगा। मीन्स यहाँ पे मैं एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये यूनिट वेक्टर किधर होगा, दैट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज। तो ये Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और मिल जाएगा हमें Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और यूनिट वेक्टर ऐसा डाल देंगे, ये मिल जाएगा इंटेंसिटी एट पॉइंट P। Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। Q1 है तो Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q हो तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। इतना हमारा इंटेंसिटी हो जाएगा। एक चार्ज के चलते R डिस्टेंस पे पोटेंशियल यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही चार्ज नहीं होता भाई, और भी बहुत सारे चार्ज होते हैं, तो वो तो तुम्हें पता है कि कैसे निकालते हैं, पता है ना भाई, ये तो पता है इतना कि हम लोगों को क्या करने पड़ेंगे। तो सुपरपोजिशन का एक प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम लोग, कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे वो भी जरा देखो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन जनरल दो तरह के होते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर डिस्क्रीट हुआ तो इसका मतलब सिस्टम के चार्जेज अलग अलग पॉइंट्स पे लोकेटेड होंगे, और इसके चलते किसी पॉइंट पे अगर निकालना हो इंटेंसिटी, तो IP कैसे निकालोगे, वो है समेशन करना। मीन्स ये वाला जो चार्ज है वो अपना फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज तो यहाँ पे पॉजिटिव ही लेना है भाई, तो ये रिपेल भी कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ चार्ज। ठीक है,
टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन, क्योंकि हमें पॉजिटिव पे लग करके जो पॉजिटिव है उसी पे लगने वाले फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिसाइड करते हैं, जिधर लगेगा उधर फोर्स होगा। तो जितने भी फोर्स हैं सबको ऐड करने पड़ेंगे। मीन्स यहाँ पे जब नेट फोर्स निकालना चाहते हो, इंटेंसिटी निकालने के लिए तो निकालना ही पड़ेगा। तो जब नेट फोर्स निकालोगे तो क्या करोगे भाई, तो यहाँ पे हम लोग F1 प्लस F2 प्लस F3 यही तो काम करते हैं, F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे सबको ऐड करोगे, डिवाइडेड बाई Q0 करोगे। मीन्स हमें इंटेंसिटी निकालने हैं तो सबका वेक्टर सम करोगे। अब जरा इसको देखो, इसको हम लोग इवेलुएट करें तो F1 बाई Q0 प्लस F2 बाई Q0 प्लस F3 बाई Q0 ऐसा चलेगा भाई। क्या होगा, तो F1 डिवाइडेड बाई Q0 प्लस क्या हो गया, तो ये F2 डिवाइडेड बाई Q0 हो गया, प्लस क्या हो गया भाई, तो F3 डिवाइडेड बाई Q0 हो गया एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। तो इसको हम लोग F1 अपॉन Q0 को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट ओनली, फर्स्ट चार्ज खाली 1 वाला Q1 होता तो उसका इंटेंसिटी F1 बाई Q0 होता, और F2 बाई Q0 क्या होता है, इंटेंसिटी ड्यू टू सेकंड ओनली, और F3 बाई Q3 क्या Q0 क्या होता है, तो इंटेंसिटी ड्यू टू थर्ड ओनली एंड सो ऑन, जितने भी इंटेंसिटी होंगे। मीन्स नेट इंटेंसिटी निकालना है तो इंटेंसिटी हर इंडिविजुअल चार्ज का निकालना पड़ेगा उस पॉइंट पे और उसके वेक्टर सम करने पड़ेंगे। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तुम्हें अप्लाई करने पड़ेंगे। इंटेंसिटी निकालना है तो हर इंडिविजुअल का इंटेंसिटी वेक्टर सम, या फिर फोर्स निकालने हैं तो हर इंडिविजुअल का फोर्स का वेक्टर सम। तो सुपरपोजिशन तुम्हें अप्लाई करने पड़ेंगे, चाहे तुम नेट फोर्स निकालने में अप्लाई कर लो या तो कोई बात नहीं, हर इंडिविजुअल का इंटेंसिटी निकालो और उसको वेक्टर सम कर दो, तो वेक्टर सम एक बार करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है भाई कि नेट फोर्स और नेट इंटेंसिटी विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस और ऑल द इंटेंसिटीज। फोर्स पे लगा रहे हो तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन द गिवन चार्ज इंडिविजुअली। ठीक है, एक दूसरे से जो इंडिविजुअली अपना फोर्स लगाएंगे उन सब का वेक्टर सम करने पड़ेंगे। साथ में ये भी ध्यान देने हैं कि ये Q1 इस पे कितना फोर्स लगाएगा तो वो इसके प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता कि तुम कितने हो, नेट डिपेंड करता है कि ये सब कितने कितने फोर्स लगा रहे। लेकिन एक का इंडिविजुअल यहाँ पे क्या फोर्स लगेगा, दैट विल बी डिपेंडिंग ओनली ऑन दिस चार्ज एंड सेपरेशन। मीन्स Q1 जो फोर्स लगाएगा F1 वो क्या होगा, तो Q1 इंटू Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R1 स्क्वायर होगा। इसको इससे मतलब नहीं है कि Q2 प्रेजेंट है या नहीं, Q3 प्रेजेंट है या नहीं, Q4 प्रेजेंट है या नहीं। सो फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्ज ऑन एनी अदर चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर चार्जेज। एक का दूसरे पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ उन्हीं दो चार्ज पे डिपेंड करेगा, तीसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही कहता है भाई। तो कभी मान लो ऐसा हो जाए कि स्क्वायर है, इसके कॉर्नर पे रख दिया चार्ज और हमें कहीं निकालना हो, यहाँ निकालना हो, तो इसका फोर्स देखोगे, इसका फोर्स देखोगे, इसका फोर्स देखोगे, इसका फोर्स देखोगे, और जरूरी नहीं कि सारा रिपेल ही कर रहा हो, कोई अट्रैक्ट भी करेगा, साइन पे डिपेंड करेगा, लेकिन हमें सबका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करने पड़ेंगे। नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करने पड़ेंगे भाई, तो वेक्टर सम करने पड़ेंगे। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसके बाद आप इंटेंसिटी निकाल लो, या तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी निकालते चलो और तब अपने सुपरपोजिशन अप्लाई कर देने हैं। तो कोई तो काम करने पड़ेंगे। ये किसकी कहानी होगी भाई, डिस्क्रीट सिस्टम की कहानी होगी। किसकी हो गई भाई, डिस्क्रीट सिस्टम में तो ऐसे ही करने हैं भाई, इंडिविजुअल का निकालते चलने हैं और वेक्टर सम करने हैं। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब ये। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअसली सब पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चाहे ये वायर हो या रिंग हो या हमारा डिस्क हो, इस तरह से होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जो पढ़ने हैं रिंग तक या वायर तक ही पढ़ने हैं। कॉन्टिन्यूअस सिस्टम जब भी होगा तो ऐसा देखेंगे। अगर मान लो ये रॉड है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, इस पे हमारा इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे कोई हमें इंटेंसिटी निकालना है, क्या करेंगे भाई, तो एक एलिमेंट लेंगे। क्या लेंगे एलिमेंट, तो dq चार्ज है और यहाँ से मान लो x डिस्टेंस पे हमने एलिमेंट लिया। अब इसका इंटेंसिटी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कि कितना हो जाएगा भाई इसका इंटेंसिटी। अगर इसका इंटेंसिटी निकालोगे तो di लिखना, इसका फोर्स निकालोगे तो df लिखना। ठीक है भाई, तो इसका इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो वो di लिखा जाएगा और नेट इंटेंसिटी निकालना होगा तो हर एलिमेंट का इंडिविजुअल इंटेंसिटी का वेक्टर सम करने पड़ेंगे। तो ये वाला जो इंटेंसिटी यहाँ पे अप्लाई करेगा di, वो होगा df फोर्स डिवाइडेड बाई Q0। बिल्कुल हो जाएगा भाई df बाई Q0। तो इस di का वैल्यू जो निकालेंगे, df कितना हो जाएगा भाई, तो फोर्स लगेगा कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये dq इंटू Q0 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब क्या एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई Q0 करोगे तो Q0 कैंसिल हो जाएगा और di का वैल्यू क्या मिल जाएगा भाई, तो di का वैल्यू मिल जाएगा dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू
एक्स स्क्वायर, ये मिल गया क्योंकि एक्स सेपरेशन पे था, इसलिए ये है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ये। अब ये वाला तो इधर लगाया, यहाँ वाला जो एलिमेंट होगा वो भी इधर लगाएगा, यहाँ वाला एलिमेंट जो लगाएगा वो भी डीएफ इधर ही लगाएगा, यहाँ वाला एलिमेंट भी इधर ही लगाएगा, तो यहाँ वाला एलिमेंट भी इधर ही लगाएगा। मीन्स एक्स का वैल्यू जो होगा, मान लो ये ए डिस्टेंस पे था, तो एक्स का वैल्यू ए से लेकर के और ए प्लस एल तक चलेगा। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मीन्स इंटेंसिटी निकालने के लिए ऐसे ऐसे सारे डी आई को इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट करेंगे, हमें नेट फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है, नेट फील्ड मिल जाएगा। चार्ज रिंग के लिए भी निकालते हैं, आगे आएगा तो उसका भी हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए इंटेंसिटी निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, तो नेट फोर्स निकालने के लिए ये वेक्टर सम करेंगे डिवाइडेड बाई क्यू नॉट करेंगे। तो ये जो हुआ कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इंटीग्रेशन डीएफ जो किया वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। या फिर इंटेंसिटी निकालने के लिए जो तुमने इंटीग्रेशन डीआई किया, यही तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाई इंटीग्रेशन। आईपी निकालते थे तो समेशन ऑफ आई इंडिविजुअल करते थे, तो समेशन विल बी रिप्लेस्ड बाई इंटीग्रेशन। और I1 I2 I3 I4 करते थे, वो DF या DI करेंगे हम लोग। फोर्स निकालोगे तो फोर्स का सुपरपोजिशन, इंटेंसिटी निकालोगे इंटेंसिटी का सुपरपोजिशन। तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम में सुपरपोजिशन का ये फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसा न्यूमेरिकल आएगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। बहुत बढ़िया, इस तरह से समझते हो भाई। 3 तरह के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, पता है ना सबको भाई? 3 तरह के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कौन कौन से भाई? तो 3 तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं। एक है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक वायर पे हो तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज भाई, तो टोटल चार्ज क्यू है मान लो एल लेंथ पे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ये हो जाएगा। अब इसके dx लेंथ का अगर एक एलिमेंट लोगे तो इस पे dq चार्ज कितना आ जाएगा भाई, तो लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई द लेंथ dx। इसलिए यहाँ पे जो dq हो जाएगा वो q बाई l जो लैम्डा है और इंटू dx हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग dq निकाल के आगे का काम करते हैं। दूसरा क्या होता है, एरियल होता है। एरियल भी होता है, एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इस कंडीशन में टोटल मान लो चार्ज q है, टोटल एरिया ये है, तो चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब यहाँ पे आप छोटा सा एलिमेंट लिया, मान लो DA इसका एरिया है, तो यहाँ पे DQ चार्ज जो आएगा वो कितना होगा, तो सिग्मा इंटू DA हो जाएगा, सिग्मा इंटू DA हो जाएगा DQ। इट मीन्स DQ का जो वैल्यू आएगा वो सिग्मा जो कि हमारा Q अपॉन A है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इंटू DA या DS, जैसे भी आप एरिया रिप्रेजेंट करो। कुछ लोग DS से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, इस तरह से एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से दिखाते हैं, टोटल चार्ज अगर V वॉल्यूम में है तो ये है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग यूज़ करते हैं और खूब कैलकुलेट करते हैं। न्यूमेरिकल में जब आएगा हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब कॉन्सेप्ट्स ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने पे बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो कॉमन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका भी हम लोगों को पढ़ने हैं डिटेल में। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो होता है वो ध्यान होगा ही। एक यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं किसको हैं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है किसी सिस्टम में, ध्यान देना, एक चार्ज चार्ज चार्ज, इन दोनों में सेपरेशन वेरी वेरी स्मॉल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। इसको बोलते हैं, इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर एग्जांपल HCl मॉलिक्यूल, मान लो क्लोरीन है, इधर हाइड्रोजन है। इस तरह से ये हमारा HCl मॉलिक्यूल जो है वो समझो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करेगा, जहाँ नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ऐसे को हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, चार्ज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन। अगर 2L सेपरेशन होगा 2L, L सेपरेशन होगा तो L, यही लेते थे भाई। इसका 2 हमारा एक्सिस भी दिखाते हैं हम लोग, एक है ये एक्सियल लाइन, दूसरा है ये इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन के किसी पॉइंट को हम लोग एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। यहाँ पे इंटेंसिटी निकालने को आ जाता है।
ठीक है, मान लो ये ए पॉइंट है, चलो ए पॉइंट है, और इक्वेटोरियल लाइन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं इसको, ये मान लो बी पॉइंट है, यहाँ भी इंटेंसिटी निकालने को आता है। अब यहाँ पे मान लो हम लोग एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाह रहे हैं, तो पहले एक्सियल की बात करें, हम लोग एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on the axial point at separation x from the dipole। डाइपोल से x सेपरेशन मतलब डाइपोल के सेंटर से x सेपरेशन। ये दिखाने को इतना बड़ा दिखा रखे हैं, ये है कितना सा, ये छोटा सा है, छोटा सा, इतनी बड़ा तो डाइपोल है। डाइपोल तो समझो यही है, छोटा सा डाइपोल, यही है, बस इतना सा डाइपोल है। अब इसके एक्सियल लाइन पे चले गए, यहाँ चले गए, तो ये मत सोचना कि इतना बड़ा साइज होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम ऑफ टू चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज इक्वल एंड अपोजिट सेपरेटेड बाय वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मोलिकुलर टाइप का होता है। तो पी पॉइंट पे हम लोग देखें या ए पॉइंट पे देखें, हम लोग को निकालने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे? तो यहाँ से देखो, ये प्लस क्यू वाले से सेपरेशन इसका कितना होगा? प्लस क्यू वाले से ये एक्स है, और ये एल जो है हम लोग ये एक एल ना लेकर के हम लोग 2l लें तो ज़्यादा बेटर होगा। मीन्स इधर वाला भी एल है और इधर वाला भी समझें कि एल है, दोनों अगर एल एल है, ये भी एल और ये भी एल, तो हो जाएगा हमारा 2l। टोटल सेपरेशन क्या हो जाएगा? 2l हो जाएगा। इट मीन्स डाइपोल मोमेंट को हम लोग लिखेंगे तो q मल्टीप्लाइड बाई 2l लिखेंगे, ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2l क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर l होता तो l/2 करना पड़ता है, फ्रैक्शन आता, कैलकुलेशन में ज़्यादा लेंदी बनता। तो इस तरह से हम लोग इसका फील्ड निकालते हैं। देखो भाई, हम लोग इतना ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो डेरिवेशन हो जाएगा, CBSE टाइप का क्लास हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज करने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव का निकाल लोगे तो q/4πε0r² करोगे, और इसका जो r पॉजिटिव से जो सेपरेशन है उसका r क्या हो जाएगा? तो x माइनस l हो जाएगा। और ये इस नेगेटिव वाले से कितना सेपरेशन हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा x प्लस l हो जाएगा। क्यों भाई सेपरेशन इतना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये x तो यहाँ से यहाँ तक का है, और ये l जो एक्स्ट्रा हुआ वो तो वो x प्लस l भी, निगेटिव से सेपरेशन इसका इतना हो जाएगा। दोनों का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, एक का पॉजिटिव का इस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव वाले का इस डायरेक्शन में होगा। दोनों में लार्ज किसका होगा भाई? तो जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव वाला है वो कम सेपरेशन पे ज़्यादा लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज वैल्यू सेम है तो सेपरेशन कम है, तो इसलिए ज़्यादा वैल्यू का होगा, ये वाला कम वैल्यू का होगा, ये ज़्यादा वैल्यू का होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ए पॉइंट पे मिलेगा हमें, पॉजिटिव वाले का जितना वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड माइनस नेगेटिव वाले का जितना मैग्नीट्यूड है, ये डिफरेंस करोगे वैल्यू आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनली। ये तुम्हें डेराइव करने हैं, डेरिवेशन तो भाई करने पड़ेंगे, उसके लिए तो तुम्हें अपना काम करना पड़ेगा। लेकिन जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा 2 × डाइपोल मोमेंट × x डिवाइडेड बाई 4πε0 x² माइनस l² का पावर होल स्क्वायर, x² माइनस l² का पावर होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन अपना करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट हम लोगों को याद रखने होते हैं, न्यूमेरिकल में ये काम आता है। और ये किस डायरेक्शन में होता है? जिधर डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में होगा। देख रहे हो, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन लिया जाता है। और इसी डायरेक्शन में देखो यहाँ नेट फील्ड आएगा, क्योंकि ये लार्ज वाला है, स्मॉल वाला है, तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो 2px डिवाइड बाई 4πε0 x² माइनस l² द होल स्क्वायर, ये होता है एक्सियल लाइन पे। सिमिलरली अगर हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल लाइन पे अगर निकालना चाहें तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह से। तो एक्सियल का भी रिजल्ट याद रखना है, इक्वेटोरियल का भी याद रखना है। अगर इक्वेटोरियल पे निकालना चाहते हैं सिस्टम का, तो इससे हम लोग x डिस्टेंस पे इधर भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर निकालना चाहो तो यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज है -q, इधर हमारा +q, तो निगेटिव चार्ज वाला अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला क्या करेगा भाई? तो अपनी तरफ फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव वाला जो होगा वो अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट, ये रिपेल करेगा, और ये वाला क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दो तरह के फोर्स लग जाएंगे, दो फोर्स लगेंगे भाई। कौन कौन सा? तो एक रिपल्सिव और एक अट्रैक्टिव। तो ये वाला क्या करेगा भाई? तो ये वाला अट्रैक्ट किया, नेगेटिव वाले ने क्या किया? अट्रैक्ट किया। पॉजिटिव वाले ने क्या किया भाई? तो रिपेल किया। अब ये एक लाइन है जो डाइपोल के पैरेलल है, और ये वाला जो लाइन है वो डाइपोल के परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से ये अगर थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा एंगल होगा, ये भी थीटा एंगल होगा, और ये वाला भी थीटा एंगल होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 वैल्यू का होगा ही q/4πε0, और ये r², ये r का वैल्यू होगा l² प्लस x²। अरे भाई r² का वैल्यू क्या हो जाएगा? x² प्लस l²। इस तरह से हो जाएगा। तो q/4πε0 r², ये जो फील्ड होगा E0,
ठीक है, ये भी होगा ई नॉट वैल्यू का, और जो रिजल्टेंट आ जाएगा यहाँ पे नेट फील्ड एट पॉइंट बी वो हो जाएगा ई नॉट कॉस थीटा और ई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट साइन थीटा विल बी कैंसिल, यानी ट्वाइस ई नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। और वो किधर होगा भाई, तो अपोजिट ऑफ अ डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ये किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड है, देख रहे हो डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड है, ये होगा लेफ्टवर्ड, तो अपोजिट ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू ये सब अगर वैल्यू हम लोग रखें इसमें, उन्हें बता दिया कि दोनों ई नॉट सेम वैल्यू के होंगे और नेट फील्ड का वैल्यू हम लोग निकालें बी पॉइंट पे, दैट इज ये है बी पॉइंट, तो बी पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई हमें, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है इसी तरह से हम लोग को मिल जाएगा माइनस ऑफ पी डिवाइडेड बाई 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2, ये मिलता है हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे। जबकि एक्सियल पॉइंट पे क्या मिलता था भाई, तो एक्सियल पॉइंट पे मिलता था 2px डिवाइडेड बाई 4πε0 और एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट ज़रूर याद रखने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। और एक स्पेशल केस हम लोग याद रखते हैं, स्पेशल केस क्या भाई, तो इफ़ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मीन्स डाइपोल के साइज से जब वेरी वेरी लार्ज हो तो उस कंडीशन में ये क्या बताएगा भाई, तो इस कंडीशन में ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन वो कितना हो जाएगा, जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन l हो जाए तो भाई तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे और एक्स क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और ये मिल जाएगा -p/4πε0 एक्स क्यू, ठीक है, ये मिल जाएगा। और ये इस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, तो एक्सियल लाइन पे जो आएगा वो हो जाएगा हमारा 2p डिवाइडेड बाई 4πε0, और ये एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेरिजन में, तो एक्स स्क्वायर विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो इसलिए एल स्क्वायर को काउंट नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर दैट इज एक्स पावर 4, और यहाँ एक्स है, एक एक्स से कैंसिल होगा और यहाँ पे मिल जाएगा एक्स क्यूब। तो ये दोनों अगर हम लोग देखें, ये दोनों देखें तो इससे ये डबल वैल्यू का है, यहाँ भी एक्स क्यू यहाँ भी एक्स क्यू डबल वैल्यू का है। सो कंक्लूजन क्या हुआ भाई, तो ई एक्सियल इज 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल, और एक्सियल होगा डाइपोल के डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल होगा डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन में। सो दोनों आपस में क्या है, अपोजिट में है, इसलिए यहाँ पे क्या डालेंगे, तो माइनस साइन डालेंगे। ये बन गया तुम्हारा फाइनल रिलेशन बिटवीन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम सेपरेशन, एट द सेम सेपरेशन, ये रिजल्ट आएगा। क्लियर है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक और रिजल्ट होता है, छोटा सा रिजल्ट है, देखो अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे है, मीन्स प्लस क्यू चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू चार्ज यहाँ है, अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो इससे आर्बिट्ररी पॉइंट पे, इससे मान लो आर्बिट्ररी पॉइंट पे हम लोग इधर देखना चाहते हैं, आर्बिट्ररी पॉइंट आर है विच इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, मान लो डाइपोल मोमेंट का साइज, डाइपोल मोमेंट के साइज से ये वेरी वेरी लार्ज हो, तो इस कंडीशन में इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, आर्बिट्ररी पॉइंट है, थीटा एंगल एंड आर सेपरेशन, थीटा एंगल एंड आर सेपरेशन फ्रॉम द डाइपोल, डाइपोल से आर सेपरेशन पे, ये है ना डाइपोल, इस डाइपोल से आर सेपरेशन पे है, मीन्स डाइपोल के सेंटर से आर सेपरेशन पे है, और ये थीटा एंगल फ्रॉम द डाइपोल डायरेक्शन, डाइपोल डायरेक्शन ये है, इससे थीटा एंगल पे है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है न्यूमेरिकल में काम आएगा भाई, कहाँ काम आएगा ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल में काम आता है। और ये कितना होता है भाई, तो ये वैल्यू में हो जाएगा p/4πε0 आर क्यू जो होता था, और √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। और ये जो लाइन है ना, O है मान लो ये, और P है, तो ये OP जो लाइन है, इस लाइन से, ये OP लाइन से ये अल्फ़ा एंगल पे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होता है वो किधर होता है भाई, तो ये OP लाइन जो है, OP लाइन, ये OP लाइन है, समझो ये OP लाइन है, OP लाइन से अल्फ़ा एंगल पे होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो ये है। और डायरेक्शन किधर होगा, तो हम लोग डायरेक्शन देते हैं tan अल्फ़ा इज इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा से, हाफ ऑफ tan थीटा, डायरेक्शन ये होता है, डिराइव करते हैं हम लोग रेगुलर क्लास में। तो हाफ ऑफ tan थीटा मीन्स यहाँ जितना एंगल होगा उसका tan थीटा वैल्यू जो होगा, उस tan थीटा का हाफ वैल्यू होगा tan अल्फ़ा। तो अल्फ़ा ये डायरेक्शन बता रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रॉम द
लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओपी लाइन से ये अल्फा एंगल पे एज शोन इन द डायग्राम ये होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिए। अब जरा हम लोग देखें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो रिंग पे होता है, चार्ज रिंग पे, और उसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो कोई भी एक चार्ज रिंग है, इसके एक्सिस पे अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसके एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज मान लो या नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। अब यहाँ पे निकालना हो तो यहाँ एक एलिमेंट लेंगे और इस पॉइंट पे निकालना चाहते हैं। मान लो यही पी पॉइंट है हमारा, यहाँ निकालना चाहते हो तो ये एलिमेंट डी क्यू चार्ज वाला होगा। ये क्या होगा? डी क्यू चार्ज वाला है। ये एलिमेंट ने यहाँ पे फील्ड प्रोड्यूस किया इस तरह से। डी एफ फोर्स निकालना होगा तो डी एफ लिख सकते हैं, और डी एफ अपॉन क्यू नॉट कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें? तो वो मिलेगा डी ई। सो डी ई इधर ये प्रोड्यूस किया, और ये अगर थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल है। इस एक्सिस से इस वाले एक्सिस से ये थीटा एंगल पे डी ई प्रोड्यूस किया। तो सिमिलरली अगर एक और एलिमेंट हम लोग बॉटम पे ले लें तो ये बॉटम वाला भी इससे उसी तरह से ये थीटा एंगल पे प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका भी मैग्नीट्यूड वही होगा डी एफ फोर्स वाइज बोलें तो, और डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? डी ई। क्या मिल जाएगा भाई? तो डी ई। तो डी ई इधर हमारा ऐसे है, इधर डी ई ऐसे है। अगर इन दोनों डी ई का हम लोग वेक्टर सम करें, इन दोनों डी ई का क्या करें भाई? तो इन दोनों का वेक्टर सम करें तो देखोगे कि डी कॉस थीटा एडअप हो जाएंगे, और डी साइन थीटा और इसका डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। डी साइन थीटा इसका और डी साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका डी साइन थीटा इधर है भाई, और इसका डी साइन थीटा इधर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसको भी रिजॉल्व कर दिया, इसको भी रिजॉल्व कर दिया। तो इसका समझो कि 10 आई कैप है, 2 जे कैप है। इसका क्या है? 10 आई कैप है, 2 जे कैप है। तो इसका भी तो 10 आई कैप है और माइनस 2 जे कैप है, तो जे कैप वाला कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएंगे यही। इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एट पॉइंट पी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई कॉस थीटा, ई यानी डी ई कॉस थीटा बोलें, डी ई का कॉस थीटा कंपोनेंट को ऐड करने होंगे। फिर से मैं लिखूं, डी ई कॉस थीटा ऐड कर रहे हैं, साफ साफ लिख दिया जाए, डी ई कॉस थीटा इसको ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि डी ई साइन थीटा क्या हो जा रहे हैं भाई? डी ई साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहे हैं ड्यू टू डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट। यहाँ का एलिमेंट और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से डी ई से कैंसिल हो जा रहे हैं, इसलिए डी ई कॉस थीटा ऐड अप हो रहे हैं। इसका भी डी कॉस थीटा ऐड करो, इसका भी नेट जो निकलेगा फील्ड वो डी कॉस थीटा इसका भी ऐड होना है, डी कॉस थीटा इसका भी ऐड होना है, और ऐसे ऐसे इसका भी डी कॉस थीटा ऐड होगा, 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 इसका भी ऐड होगा, सबके डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे। और इसी को अब हम लोग इवेल्युएट करते हैं। डायरेक्शन पता लग गया कि इस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, निगेटिव होता तो ये डी एफ ऐसे और डी ऐसे होता, तो उस कंडीशन में इस डायरेक्शन में होता। मीन्स निगेटिव होगा तो अपनी तरफ, पॉजिटिव होगा तो अपने से अवे। लेकिन वैल्यू कितना? तो डी कॉस थीटा। तो डी का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो डी का वैल्यू लिखते हैं डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू होगा अंडर रूट, ये कैपिटल आर है तो अंडर रूट कैपिटल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से निकालते हैं। इट मीन्स ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर, ये डी हो गया। और कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हो तो कॉस थीटा का वैल्यू है ये वाला एक्स और ये वाला है आर, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू लिखते हो x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से मिलता है हमें, जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो निकाले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अब हम लोग अगर इसको इवेलुएट करें तो इसमें x कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, इसलिए ये सब क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। यानी कि x डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये सब क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। और बचेगा क्या भाई? तो डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, सबके डी क्यू एडअप हो जाएंगे। सबके डी साइन थीटा क्या हो गए थे? कैंसिल हो गए थे। सबके डी कॉस थीटा को ऐड करने थे, और ये जो रिजल्ट आ जाएगा हमें, तो ये रिजल्ट सॉल्व करके आ जाएगा नेट फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। तो कितना मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा क्यू DQ जब सारे DQ जब सारे रिंग के DQ ऐड ही कर दोगे तो क्या मिलेगा? टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो XQ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस ऑफ द रिंग स्क्वायर, पावर कितना भाई? तो 3/2। किधर होगा भाई? तो ये होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग। और किधर? अवे होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे तो, और
टूवर्ड्स द रिंग सेंटर होगा जब नेगेटिवली चार्ज होगा। तो क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कन्फ्यूज़न नहीं? तो चार्ज रिंग के लिए निकालना होगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और ये रिजल्ट आपको ज़रूर याद रखने हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले तुम्हें जानने पड़ेंगे क्या भाई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या जानने पड़ेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जानने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है भाई? तो ये विजुअल मैपिंग है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से फील्ड लाइन निकलेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स को ही तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये इधर पुश करेगा, इधर पुश करेगा, इस तरह से रिपेल्ड करता रहेगा। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये ऐसा ही फील्ड होता है। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? तो इनवर्ट हो जाएगा। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा भाई? तो इनवर्ट हो जाएगा। इसको रेडियल फील्ड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल फील्ड लाइन बोलते हैं। तो ठीक है भाई, अगर मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ पे इसका काउंटर पार्ट यहाँ नेगेटिव भी रख दिया जाए एक, और पॉजिटिव नेगेटिव अगर पास हो तो क्या होगा? तो यहाँ से पॉजिटिव फील्ड लाइन चलेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये वाला फील्ड लाइन चलेगा, यहाँ पे आएगा, ये वाला फील्ड लाइन चल करके यहाँ आएंगे, ये वाला फील्ड लाइन चल करके यहाँ आएंगे। सिमिलरली ये इस तरह से चल करके ये पॉजिटिव से निकलेंगे, नेगेटिव पे आकर टर्मिनेट करेंगे, पॉजिटिव पे निकलेंगे, नेगेटिव पे आकर टर्मिनेट करेंगे, यहाँ भी इधर से निकलेंगे, इधर से आकर टर्मिनेट करेंगे। इस तरह से ये ऐसे निकलेंगे, इस तरह से ये भी ऐसे आएंगे और ये ऐसे आएंगे। इस तरह से पॉजिटिव से निकलता हुआ और नेगेटिव पे जाता हुआ दिखाएंगे। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। जब पॉजिटिव नेगेटिव पास आ जाएंगे तो अगर वेरी लार्ज डिस्टेंस पे होते ये तो फिर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, फिर इसका अलग इंडिपेंडेंट होता जिसमें इनवर्ड ओनली बनते और इसमें आउटवर्ड बनते। लेकिन ये डाइपोल बनेगा जब पास होंगे। प्लस क्यू चार्ज जितना है उतना ही अगर नेगेटिव हो तो इस तरह से। और कितना फील्ड लाइन लिंक्ड करेंगे हम लोग, तो दैट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब देखो इसी का मैं दूसरा काउंटर पार्ट दिखाऊं। अगर यहाँ +2q चार्ज हो जाए और यहाँ पे -q चार्ज रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? तो यहाँ से जो फील्ड लाइन रहेंगे वो यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ से फील्ड लाइन बहुत निकलेंगे। यहाँ से फील्ड लाइन जितना निकलेंगे उससे हाफ ही फील्ड लाइन इधर होंगे एसोसिएटेड, इससे हाफ ही फील्ड लाइन इधर एसोसिएटेड होंगे, इधर ज़्यादा होंगे। तो ये कैसे काम होगा भाई? तो ये काम ऐसे होगा कि यहाँ से फील्ड लाइन, देखो भाई यहाँ पे अगर बीच में बोले तो किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा? जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। मीन्स यहाँ पे फील्ड ऐसे होगा, इसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, इसके अकॉर्डिंगली काम नहीं करेगा। तो ये इस तरह से फील्ड लाइन्स आएंगे, 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 इस तरह से फील्ड लाइन यहाँ पे आया, इस तरह से फील्ड लाइन यहाँ पे आया और इस तरह से फील्ड लाइन यहाँ पे आया, ऐसे दिखाएंगे। और ये फील्ड लाइन आया ही नहीं, ये फील्ड लाइन आया ही नहीं। इस तरह से ये फील्ड लाइन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चल करके ये ऐसे हो जाएंगे। ये जो फील्ड लाइन यहाँ आएगा ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे एक मिलेगा तुम्हें न्यूट्रल पॉइंट। तो ज़्यादा फील्ड लाइन्स उससे लिंक्ड होते हैं जो बड़े मैग्नीट्यूड का होता है। यहाँ पे फील्ड लाइन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे कितने हैं भाई? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे अगर 7 है तो इधर 14, 8 है तो इधर 16, तो डबल वैल्यू है तो डबल फील्ड लाइंस लिंक्ड होंगे। अब फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं भाई। अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। यहाँ न्यूट्रल पॉइंट का मतलब समझते हो ना भाई? न्यूट्रल पॉइंट का मतलब यहाँ पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रख देंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा। कैसे भाई? तो ये पॉजिटिव वाला है जो इसको रिपेल करना चाहेगा, निगेटिव वाला है अट्रैक्ट करना चाहेगा, दोनों का वैल्यू जब सेम हो जाए। देखो भाई स्मॉलर चार्ज है, ध्यान देना, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई चार्ज रखे तो नेट फोर्स 0 हो जाए। तो ये नेगेटिव वाला है, ये बेचारा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगता है क्यू चार्ज का, तो वो Q/4πε0 r² होता है। तो जिसका कम चार्ज हो उसका सेपरेशन भी कम हो तो रेशियो विल रिमेन सेम। उसका बड़ा चार्ज है, सेपरेशन भी इस पॉइंट का उससे ज़्यादा है, तो बड़ा चार्ज बड़ा सेपरेशन, तो हमारा रेशियो वही रह जाएगा। छोटा चार्ज तो छोटा सेपरेशन। इसलिए जो स्मॉलर चार्ज मैग्नीट्यूड होगा उसी साइड में होगा और ये आउटसाइड में होगा। आउटसाइड में हो क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आउटसाइड में बीच में नहीं हो सकता। बीच में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इधर रिपेल करेगा और ये इधर अट्रैक्ट करेगा, तो कैंसिल होने का चांस ही नहीं बनता। दो फोर्स का नेट 0 तभी होगा जब दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हों।
तो यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट भी होना चाहिए। सो स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर सेपरेशन, रेशियो विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू विल बी सेम। सो यहाँ पे नल पॉइंट मिलेगा। कितने डिस्टेंस मिलेगा तो वो तो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल कर देंगे और तब हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका ज़्यादा डिटेल चाहिए, अगर ज़्यादा डिटेल इसका डिस्कस करना है, एक क्लास ऑलमोस्ट इस पर डिस्कस किया हुआ है कि कब कितना, और शॉर्टकट भी बताया हुआ है कि बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं कहाँ न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। जब सेम साइन के चार्ज होंगे तो इन बिटवीन द टू चार्ज होगा, अगर डिफरेंट साइन के चार्ज हैं तो आउटसाइड होगा, चाहे उससे उधर हो चाहे इससे उधर, तो किस साइड में होगा, जो कम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज होगा उसकी तरफ होगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे होगा तो इन द रेशियो ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड का जैसे रेशियो होता है वैसे ही डिस्टेंस का हम लोग स्क्वायर का होना चाहिए, क्योंकि चार्ज अगर डबल हो गया तो सेपरेशन √2 टाइम्स हो जाना चाहिए, तब ना इसको स्क्वायर करोगे तो फिर से ये भी डबल ये भी डबल। अगर इधर 2q हो गया है तो इधर √2r हो, तो q/r स्क्वायर है तो इधर भी हम लोग √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 2r स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाएगा, q/r स्क्वायर यहाँ पे मिल जाएगा। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास में, और वो डिटेल में आपको पढ़ना हो तो उस वीडियो को जाकर देखेंगे। फिलहाल ये है यूनिफॉर्म फील्ड हो तो इस तरह से हम लोग इक्वली स्पेस्ड फील्ड लाइन दिखाते हैं, और फील्ड लाइन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कॉमन भाई। 2 फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट ही आया था कि फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रिलेटिवली को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो ये फील्ड लाइन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा, और ये फील्ड लाइन कहता है कि नहीं भाई इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये एक ही पॉइंट पे एक चार्ज पे दो नेट फोर्स नहीं लग सकते। एक बोल रहा है E1 होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, एक बोल रहा है E2। अरे भाई तो एक पॉइंट पे आप बोलोगे कि अच्छा दो तो फोर्स हो सकते हैं, तो 2 फोर्स हो सकते हैं, लेकिन नेट फोर्स हमेशा दोनों का मिला के एक ही होगा, नेट हमेशा एक होगा। ऐसे फोर्स तो हज़ारों हो सकते हैं, हज़ारों चार्ज हैं, सब अपना अपना फोर्स लगाएंगे, बट नेट क्या होगा? एक होगा, और जिधर नेट होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेट फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है? तो ये नेट फोर्स के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और नेट फोर्स हमारा एक ही होगा। इसलिए अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो लाइन ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इंटरसेक्ट करना इस कॉन्सेप्ट को ही कंट्राडिक्ट कर ले रहा है, इसलिए ऐसा ये कभी नहीं हो सकता। 2 field lines never intersect, because if they intersect there will be 2 direction of electric field and hence 2 direction of net force at the point of intersection, which is not practically true, जो कि impossible हो जाएगा as per the definition of electric field, क्योंकि definition of electric field बोलता है 1 point 1 electric field। ठीक है, फिक्स्ड होगा, एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो फिक्स्ड होगा। क्लियर है? 2 फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, और अगर क्राउडिंग बढ़ जाए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, वो समझ में आता ही है। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है भाई और निगेटिव पे जाकर टर्मिनेट होता है। ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और निगेटिव पे जाके टर्मिनेट होता है, या तो फिर दूसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट पे जाके टर्मिनेट होता है। इनफाइनाइट पे जाकर टर्मिनेट होता है। निगेटिव चार्ज हो, निगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन टर्मिनेट्स एट द सरफेस ऑफ निगेटिव चार्ज, फील्ड लाइन टर्मिनेट्स एट द सरफेस ऑफ निगेटिव चार्ज, और इट टर्मिनेट्स, ध्यान देना, फील्ड लाइन्स टर्मिनेट्स एट इनफाइनाइट, और फील्ड लाइन टर्मिनेट्स एट द सरफेस ऑफ नेगेटिव चार्ज। फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, और फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी। तो 2 चीज़ हैं, सरफेस पे टर्मिनेट होना है या इनफाइनाइट पे टर्मिनेट हो रहा है, सरफेस से स्टार्ट होना है या इनफाइनाइट से स्टार्ट होना है। तो ये सब फील्ड लाइन के छोटे छोटे प्रॉपर्टी हैं। फील्ड लाइंस हमेशा टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ करो, टेंजेंट बताएगा नेट फील्ड का डायरेक्शन। ये विजुअल मैपिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरप्रेट करने का, समझने और समझाने का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इसी से रिलेटेड है फ्लक्स का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम लोग चलें किस पे भाई? तो फ्लक्स का ये ध्यान रखना, डिफरेंट मैग्नीट्यूड होंगे तो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लिंक्ड होते हैं, पॉजिटिव से निकलते हैं, नेगेटिव पे टर्मिनेट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए जितने फील्ड लाइन यहाँ से निकलेंगे उतने फील्ड लाइन टर्मिनेट होंगे, और बीच में अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे ये जितना रिपेल करेगा ये उतना ही अट्रैक्ट करेगा, और नेट फोर्स निकाल लेंगे तो ऐसे मिलेगा। मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा ऐसे मिलेगा।
ठीक है, डायपोल के पैरेलल। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अब जरा हम लोग कॉन्सेप्ट देखें। क्या देखें भाई? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है किसी भी एरिया को हमने फील्ड में रख दिया, किसी एरिया को क्या किया? फील्ड में रख दिया। तो ये फील्ड के साथ ये एरिया कितना लिंकेज एस्टेब्लिश किया, कितना लिंकेज एस्टेब्लिश किया, वो बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर मान लो एरिया को ऐसे रख दिया तो कोई फील्ड लाइन इसको क्रॉस ही नहीं किया। क्रॉस अगर फील्ड लाइन करेगा, क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्रॉसिंग प्रोपोर्शनल जो होता है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। क्रॉसिंग का मतलब इधर से चल के इधर से निकल जाए, ये नहीं कि ऊपर का ऊपर ही रह गया, नीचे का नीचे ही रह गया। तो ऐसे कंडीशन में नहीं कम्युनिकेशन बना, समझो फील्ड लाइन का लिंकेज नहीं बना। तो फ्लक्स रिप्रेजेंट लिंकेज और एसोसिएशन ऑफ गिवन एरिया इन ए गिवन फील्ड। किसी एरिया का कितना एसोसिएशन बना है, कितना लिंकेज स्टेब्लिश्ड हुआ है। लिंकेज तब स्टेब्लिश्ड होगा जब फील्ड लाइन इसको क्रॉस करेंगे, तभी लिंकेज स्टेब्लिश होगा। तो कितना स्टेब्लिश हुआ है लिंकेज, उसको रिप्रेजेंट करता है, या एसोसिएशन कितना डेवलप हुआ वो रिप्रेजेंट करता है। और ये प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू द एरिया बनता है। और मैथमेटिकली हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ई डॉट एरिया से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा छोटा छोटा एरिया अगर डी एस डी एस डी एस डी एस, तो ई डॉट डी एस करोगे और इंटीग्रेट करोगे तो मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल थ्रू द एरिया, जो भी कंसिडर्ड एरिया है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो है वो लिंकेज एस्टेब्लिश किया। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें निकालना हो, मान लो, ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो एक क्यूब के लिए, ये क्यूब हमारा मान लो इस तरह से रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म फील्ड में एक क्यूब रखा हुआ है इस तरह से मान लो। अब फ्लक्स निकालना है तो इसमें फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालने के लिए हमें फ्लक्स इसके 6 फेसेस के थ्रू फ्लक्स निकालने पड़ेंगे। phi 3 है तो phi 4 है, इस तरह से हमें फ्लक्स निकालने पड़ेंगे इसके सारे फेसेस के थ्रू, ठीक है, 5 के थ्रू और 6 फेसेस हैं 6 के थ्रू, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 फ्रंट वाला और 6 बैक वाला, ऐसे निकालोगे। तो देखो भाई, ये जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस 1 नंबर, इसका एरिया वेक्टर इधर है, फील्ड इधर है। एरिया वेक्टर किधर लेते हैं भाई? तो एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं। अगर कर्व्ड सरफेस है, अगर कर्व्ड सरफेस है तो एरिया आउटवर्ड नॉर्मल मीन्स कॉन्वेक्स की तरफ होगा। किधर होगा भाई? तो कॉन्वेक्स की तरफ। अगर हमारा कॉनकेव है एक साइड कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स की तरफ होंगे। अगर प्लेन सरफेस है तो इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। लेंगे किधर? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से स्मॉलर एंगल बनाए उसको ले लेंगे, उस एरिया वेक्टर को लेंगे। ये एरिया वेक्टर हमारा फील्ड से लार्जर एंगल बना रहा है तो इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। क्लियर है? अगर प्लेन सरफेस होगा तो फील्ड के साथ एंगल देखेंगे। और अगर प्लेन सरफेस से वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा हो, प्लेन सरफेस से वॉल्यूम इनक्लोज हो रहा हो, तो इस कंडीशन में आउटवर्ड नॉर्मल ही लेंगे। मीन्स इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो इसका इधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा, इस वाले बॉटम वाले का इधर हो जाएगा, लेफ्ट वाले का इधर हो जाएगा, टॉप वाले का इधर हो जाएगा, फ्रंट वाले का अपनी तरफ हो जाएगा और बैक वाले का अपनी तरफ हो जाएगा। तो इसमें देखोगे फ्लक्स के मामले में तो फर्स्ट वाले का 0 फ्लक्स, क्योंकि फील्ड ऐसे है और एरिया ऐसे है 90 डिग्री। तो फ्लक्स में तो ई ए कॉस 90 डिग्री, ई डॉट एरिया होता है तो ई ए कॉस 90 डिग्री यहाँ हो गया, ई ए कॉस थीटा लिख रहे हैं, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। उस तरह से बॉटम वाले के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इधर वाले के लिए भी 90 डिग्री बना रहा है, उधर वाले के लिए भी 90 डिग्री बना रहा है। बस इसके लिए है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 0 एंगल बन रहा है, इसलिए ई ए कॉस 0। इसके लिए होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इसके लिए हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री। तो ये माइनस ई ए हो गया, ये प्लस ई ए हो गया और बाकी सब तो 0 0 0 हो गए। एक हमारा माइनस ई ए, एक प्लस ई ए और बाकी सब 0 0, तो टोटल क्या हो गया? 0 हो गया फ्लक्स, टोटल 0 हो गया फ्लक्स। ठीक है, 6 फेसेस के लिए निकाला हम लोगों ने बेसिक फार्मूला यूज करके, तो 0 हो गया। अब इसके बारे में गॉस साहब भी कहते हैं भाई, गॉस लॉ क्या कहता है भाई? तो ये कहता है कि कोई भी क्लोज सरफेस के लिए, ये सर्कल डाल दिया मतलब क्लोज सरफेस, डी एस डी एस डी एस डी एस डी ए डी ए डी ए डी ए, एरिया एरिया से लेकर, जिस तरह से फुटबॉल होता है, एरिया ये लिया, एरिया ये लिया, एरिया ये लिया, इस तरह से एरिया ले लेकर के हम लोग क्या करते हैं? क्लोज सरफेस, एक सरफेस एक वॉल्यूम इनक्लोज करते हैं। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स होगा 1/ε0 टाइम्स
टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज होगा। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है जिसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। सो गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका दूसरा मैथमेटिकल नेम है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। मान लो ये क्लोज सरफेस है, इस पे Q1 है चार्ज, इसमें -Q2 है चार्ज, इस पे Q3 है चार्ज। तो ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है भाई कि नेट फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज। तो Q1 है पॉजिटिव, -Q2 है तो -Q2 लेंगे और +Q3 है +Q3 लेंगे। इस तरह से टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। इस तरह से हम लोग नेट फ्लक्स हम लोग लिखते हैं थ्रू एनी क्लोज सरफेस। इस तरह से हम लोग फ्लक्स निकालते हैं और फ्लक्स से रिलेटेड गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। अब इसका यूज़ करके हम लोग कई सारे एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहले गॉस लॉ का स्टेटमेंट, तो नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। क्लियर है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। तो स्टेटमेंट तो जानते ही हम लोग, तो हम लोग इसके एप्लीकेशन देखें। तो एप्लीकेशन नंबर 1 देखने हैं भाई, शीट ऑफ चार्ज। पॉजिटिव सीट ऑफ चार्ज है, मान लो सीट ऑफ चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इस तरह का हम लोग गॉसियन सिलेंडर लेते हैं और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है भाई, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना है, खूब किया है ऐसा तुमने CBSE वाला बोर्ड के क्लास में। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन में है, एरिया भी इसी डायरेक्शन में है। अगर ये एरिया सिलेंडर का है, इधर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, एरिया भी उधर ही है, तो यहाँ भी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। लेकिन कर्ड सरफेस पे कोई भी एरिया एलिमेंट लोगे तो एरिया एलिमेंट DA है हमारा इधर, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो हमारा यहाँ पे हम लोग निकालेंगे गॉस लॉ के स्टेटमेंट से लिखेंगे E.ds 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज, ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पे EA एक के लिए, इधर वाले के लिए भी EA cos 0 डिग्री, लेकिन बाकी सब के लिए 0 होगा क्योंकि DS हमारा इधर है, फील्ड इधर है, 90 डिग्री है, इसलिए सब 0 0 0 होते जाएंगे। 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज कितना भाई, तो ये अगर A एरिया है तो ये भी तो A एरिया है, ये सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी है इसका, तो सिग्मा A विल बी चार्ज इनक्लोज, इसलिए ट्वाइस EA हो गया हमारा सिग्मा A अपॉन चार्ज इनक्लोज ε0। और यहाँ से हमें EA कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा कितना भाई, तो सिग्मा अपॉन 2ε0। तो इस तरह से हमें चार्ज मिल जाएंगे। ठीक है, चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन 2ε0 इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्ज। इसको क्या बोलते हैं भाई, शीट ऑफ चार्ज बोलते हैं। एक और होता है कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज। क्या होता है भाई, एक कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज। तो अगर कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज है, मान लो कंडक्टिंग सरफेस ऑफ चार्ज का मतलब होता है 2-2 शीट ऑफ चार्ज डेवलप होना। क्या होना, तो 2-2 शीट ऑफ चार्ज, इधर भी शीट ऑफ चार्ज और इधर भी शीट ऑफ चार्ज, इस तरह से बना है। तो ऐसे वाले को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग इस तरह का सिलेंडर ले सकते हैं। इसमें भी सिलेंडर ले सकते थे, ऐसा लिए हम लोग इसके बदले में हम लोग क्यूबॉइड भी ले सकते थे मेरे भाई, ये क्यूबॉइड भी ले सकते थे, इस तरह का भी हम लोग ले सकते थे। तो इसके लिए भी करते तो EA मिलता है, इसके लिए भी करते तो EA मिलता और बाकी के लिए 0 मिलता फ्लक्स, और सब काम वही होता, ये मिल जाता। स्फेयर नहीं ले सकते हो भाई, क्योंकि स्फेयर के थ्रू तुम निकाल ही नहीं पाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है, बट यहाँ का एरिया एलिमेंट ऐसे होगा, यहाँ का एरिया एलिमेंट ऐसे होगा, यहाँ का एरिया, तो एंगल अलग अलग होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। इसलिए गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन करने में 2 बात ध्यान देना होता है कि गॉसियन सरफेस ऐसा लेना चाहिए जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे तो पैरेलल टू एरिया हो, एलिमेंट्री एरिया, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एलिमेंट्री एरिया हो। ऐसा होने से क्या होता है कि हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट का है, लेफ्ट हैंड साइड इजीली इवेल्युएट हो पाएगा। और जब तक तुम स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, जब तक ये सेंटेंस पूरा नहीं करोगे इवेल्युएशन वाइज, तब तक कैसे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इक्वेशन लिखोगे तब तो सॉल्व कर पाओगे। तो ये लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमारा एरिया वेक्टर ऐसा हो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के चाहे पैरेलल या परपेंडिकुलर हो, सच दैट कि ये डॉट प्रोडक्ट इजीली निकाल पाएं। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक भाई? बिल्कुल क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया।
तो अब ये कंडक्टिंग सरफेस है, और जब कंडक्टिंग सरफेस होता है तो यहाँ दो दो सीट ऑफ चार्ज है कि सिग्मा इधर भी होता है। तो इसके लिए जब निकालोगे तो इधर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा ऐसे, इधर वाला भी फील्ड होगा वैसे ही जैसे उधर है, उसमें एक सीट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे दो सीट ऑफ चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, एरिया भी इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही, एरिया भी इधर ही। तो यहाँ भी ऐसी काम करेंगे। फ्लक्स जब टोटल निकालना है हमें भाई, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 और चार्ज इनक्लोज करना है। तो EA इधर से और EA इधर से भी, तो 2EA हो गया। अब चार्ज इनक्लोज लिखेंगे भाई, तो चार्ज इनक्लोज कितना लिखोगे, तो भाई यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, तो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज क्या हो जाएगा, तो सिग्मा A और प्लस सिग्मा A दो हो जाएंगे भाई। तो यहाँ पे देखोगे ट्वाइस EA इज इक्वल टू 1/ε0 और ट्वाइस सिग्मा A हो जाएंगे। इस तरह से A कैंसिल हो जाएंगे, 2 भी कैंसिल हो जाएंगे और वैल्यू मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा/ε0, सिग्मा/ε0 ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ऐसा होता ही है। इसका हम लोग चाहते तो दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरा मेथड क्या था भाई, तो गॉस लॉ नहीं लगा रहे हैं, एक सीट ऑफ चार्ज के लिए जानते हैं कि एक सीट ऑफ चार्ज यहाँ जो निकालता है भाई फील्ड, वो होता है सिग्मा/2ε0। अभी देखा था हम लोगों ने सीट ऑफ चार्ज का, तो यही होता है। तो इसको हम लोग कंडक्टिंग सरफेस कैन बी सपोज टू बी मेड ऑफ 2 सीट्स ऑफ चार्ज। अब 2 सीट ऑफ चार्ज हैं, तो एक ने सिग्मा/2ε0 प्रोड्यूस किया, ये वाला जो सीट ऑफ चार्ज था इसने भी सिग्मा/2ε0 प्रोड्यूस किया, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा नेट फील्ड, तो सिग्मा/2ε0 सिग्मा/2ε0 सिग्मा/ε0। वैसे ही इधर भी ये सिग्मा/2ε0 ये भी सिग्मा/2ε0 मिलकर के क्या हो जाएंगे सिग्मा/ε0। बीच में अगर देखें तो ये वाला सिग्मा/2ε0 इधर किया प्रोड्यूस और ये वाले ने सिग्मा/2ε0 इधर किया प्रोड्यूस, दोनों ने अपोजिट में किया, तो कैंसिल होकर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। होना भी चाहिए, कोई भी कंडक्टिंग सरफेस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फैक्ट है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है। तो सिग्मा/2ε0 एक सीट ऑफ चार्ज का प्लस सिग्मा/2ε0 दूसरे सीट ऑफ चार्ज का मिलकर के नेट फील्ड हमें मिल गया सिग्मा/ε0। तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो होता है वो इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के लिए होता है, एक लॉन्ग वायर के लिए, लॉन्ग लीनियर यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके लिए अगर r डिस्टेंस पे निकालना चाहते हो, यहाँ पे देख रहे हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ आ रहा है, मतलब सीट से आप कितने डिस्टेंस पे हो उससे इंडिपेंडेंट आ रहा है, सिग्मा/ε0 या सिग्मा/2ε0 जो सीट ऑफ चार्ज। तो ये जो आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ सेपरेशन, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिपेंडेंट ही रहता है, इसका मतलब ये है बस ये बहुत ज़्यादा आर लेके जाओगे तो ये इस तरह से बनने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग गया। हाँ, लेकिन कुछ दूर तक जरूर ये इंडिपेंडेंट रहता है। अब ये सीट से तुम 2 सेंटीमीटर पे हो या 10 सेंटीमीटर पे हो या 20 सेंटीमीटर पे हो या 30 या 40 सेंटीमीटर पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिग्मा/ε0 होना है ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस, सिग्मा/2ε0 होना है ड्यू टू सीट ऑफ चार्ज सरफेस, तो ये होगा उतना ही वैल्यू का रहेगा, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जब चले आओगे तुम, तो उस कंडीशन में ये इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज नहीं बच जाएगा। ये इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोलने का मतलब है कि ये सेपरेशन वेरी वेरी स्मॉल हो कंपेयर टू द साइज ऑफ सीट, तभी तो इसको इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो ये R जब वेरी वेरी स्मॉलर देन साइज हो तभी ये सिग्मा/2ε0 या सिग्मा/ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट का वैलिडिटी है। अदरवाइज वेरी लार्ज डिस्टेंस पे चले जाओगे तो ये वाला भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बनने लग जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होने लग जाएगा, जिस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए होता है। इसलिए आगे चल करके ये शेप कैसा लेगा भाई, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² वाला शेप लेगा, इस तरह से शेप लेगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का जैसे इस तरह से होता है वैसे ही ये शेप ले लेगा आगे चल करके, अभी नहीं आगे चल करके। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। तो इसका हम लोग निकालना चाहते हैं किसका भाई, तो ड्यू टू चार्ज लीनियर वायर, इसके लिए लैम्डा है, तो इसके लिए हम लोग सिलेंडर लेते हैं ऐसा, जिसके एक्सिस पे ही ये चार्ज वायर आ जाए, सच दैट कि इस वाले में जो भी एरिया लेंगे हम लोग वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इधर भी निकलेगा, 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 हर डायरेक्शन में एक्सिस से भाई, यहाँ से हर डायरेक्शन में निकल रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में निकल रहा है। वैसे ही तो यहाँ पे देखोगे
कि यहाँ जो एरिया एलिमेंट है DA वो उसी डायरेक्शन में है जिधर फील्ड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे EDA cos 0 डिग्री लिखेंगे और इसको इंटीग्रेट करने पड़ेंगे क्योंकि हम लोग निकालना चाहते हैं टोटल फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। ये काम करेंगे तो ये वाले को भूल जाओ, 0 होगा। इस वाले के लिए डिस्क वाला जो भी है पोर्शन वो भूल जाओ क्योंकि इसका DA इधर है, फील्ड ऐसे है, तो हमारा ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ फ्लक्स नहीं, यहाँ फ्लक्स नहीं, जो है कर्ड सरफेस पे, तो कर्ड सरफेस के लिए ही तुम्हें लिखने पड़ेंगे, बाकी दोनों के लिए 0 0 हो जाएंगे। इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज। तो भाई इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितने चार्ज आएंगे भाई, तो ये अगर L लेंथ का है गॉसियन सिलेंडर, अगर L लेंथ का है तो लैम्डा इंटू L, क्योंकि चार्ज इसमें कितने आएंगे तो लैम्डा इंटू L आएंगे, तो लैम्डा इंटू L चार्ज आएगा। ठीक है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज, फिर यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज, तो 2 मीटर होगा तो 2 लैम्डा, 3 मीटर 3 लैम्डा, L मीटर तो L लैम्डा। तो ये हो गया E और ds देखो E तो भाई जो यहाँ होगा वही E यहाँ होगा, वही E यहाँ होगा, तो E का वैल्यू तो फिक्स्ड है, बाहर निकल गया। और DA हमें ऐड करने पड़ेंगे, इज इक्वल टू 1/ε0 और ये लैम्डा इंटू L हो गया, लैम्डा इंटू L हो गया। अब ये DA सारे जब कर्व सरफेस के DA ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया कितना मिलेगा, तो 2πr सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ, 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा L/ε0। और यहाँ पे L कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा कितना भाई, तो लैम्डा अपॉन 2πε0r, 2πε0r, ये मिल जाएगा। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। इस तरह से R के साथ अगर वेरिएशन दिखाएं तो इस तरह का ये दिखाएगा वेरिएशन, ठीक है। और ये अगर हम लोग बिल्कुल टच करने लगे जाए तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, ये फिक्स्ड होगा, वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिक्स्ड होगा। वायर के अंदर हमारा जितना भी इसका जो भी डायमीटर होगा वायर का, उसके अंदर फील्ड 0 होता है, सबको पता है भाई। कंडक्टिंग वायर है हमारा तो उसके अंदर का फील्ड क्या होता है, 0। इसलिए जब तक सरफेस पे हो, मान लो इतना बड़ा है, ये है इसका रेडियस, ये छोटा सा रेडियस, तो इसके अंदर फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स इसका अगर माइन्यूटली अगर हम लोग ग्राफ दिखाएं, इसका माइन्यूटली ग्राफ दिखाएं तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ध्यान देना भाई, इसका हम लोग साइज भी छोटा कर दिया। चलो अब ये ज़रा देखें, अगर ये वायर इतना है बड़ा तो इसका जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखाना चाहते हैं R के साथ, तो ये 0 दिखाएंगे जब तक ये अंदर है। जैसे ही सरफेस पे आया कुछ वैल्यू होगा, उसके बाद ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो लैम्डा अपॉन 2πε0 R। सरफेस पे कितना है, तो सरफेस पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं कि ये वैल्यू कितना है, तो लैम्डा अपॉन 2πε0 कैपिटल R, क्योंकि सरफेस पे जाएंगे तो स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R हो जाएगा। तो ये फील्ड होगा यहाँ अंदर में क्या होगा, 0। इधर भी जाएंगे तो ऐसे और इधर भी जाएंगे तो ऐसे, डिक्रीज होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलो भाई, इसका और हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं भाई चार्ज्ड स्फेयर के लिए। अगर चार्ज स्फेयर हो, मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, कैसा चार्ज है भाई, तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, तो इसके लिए भी बाहर के पॉइंट पे भाई, बाहर के पॉइंट पे उसी तरह से हमारा अगर ग्राफ अगर दिखाना चाहें हम लोग, तो बाहर के पॉइंट पे ये टोटल चार्ज Q/4πε0r² हो जाएगा फील्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। इसका मतलब कि यहाँ जहाँ तक सरफेस है इसका कैपिटल R वैल्यू, तब तक तो हमारा ये अगर इस तरह का है तो अंदर में फील्ड क्या होता है, तो अंदर वाला जो चार्ज होता है वही फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो अंदर में फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अंदर में फील्ड 0 है और बाहर में ये ऐसा फील्ड होगा। ये किसका है भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग चार्ज स्फेयर। कंडक्टिंग स्फेयर पे हमेशा चार्ज कहाँ अपीयर होता है, ऑन द सरफेस ओनली। तो सरफेस पे चार्ज होता है भाई, तो अंदर में फील्ड क्या रहता है, 0 रहता है। ये यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर है। या अगर ये नॉन कंडक्टिंग होगा तो सरफेस पे ही चार्ज डालो। नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जहां चार्ज डालोगे वहीं रहेगा। मीन्स सरफेस पे चार्ज हो तो ये हाल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है यहां तक? और अगर ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वॉल्यूम हो जाए तो ऐसे कंडीशन में नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन में तो हम लोगों का अंदर वाला भी फोर्स लगाएगा। देखो भाई, इसमें क्या था कि अंदर अगर गॉसियन सरफेस तुम लेते, अगर अंदर में तुम गॉसियन सरफेस लेते यहाँ पे, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा अगर लिखते हैं हम लोग E.ds लिखते हैं ना भाई, E.ds अगर लिखना चाहते हैं यहाँ पे,
इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करते भाई, तो यहाँ पे तो चार्ज इनक्लोज ही जीरो होता है क्योंकि सारे के सारे तो सरफेस में हैं, तो चार्ज इनक्लोज जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या मिल जाता है हमें, जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड ही जीरो हो चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर में जीरो मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, रो है मान लो, इसका चार्ज डेंसिटी कैपिटल आर रेडियस है। अब यहाँ निकालना चाहते हैं तो भाई इसके अंदर चार्ज है। अब ये अगर हमारा गॉसियन सरफेस हो जाए, ये क्या हो जाए हमारा, अगर ये गॉसियन सरफेस हो जाए तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो E डॉट डी एस इज इक्वल टू अगेन वही काम कर रहे हैं, चार्ज इनक्लोज लिखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फील्ड बाहर में ऐसा होता है तो अंदर भी होगा तो ऐसा ही होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो कितना फील्ड है यहाँ पे, यही तो निकालना चाहते हैं। यहाँ पे कितना फील्ड है एट सेपरेशन, मान लो x सेपरेशन पे कितना फील्ड है हम लोग जानना चाहते हैं। तो x लेस देन r के लिए यानी इनसाइड के लिए जानना चाहते हैं, एक बार x ग्रेटर देन r के लिए आउटसाइड के लिए भी जानना चाहेंगे। तो जब आउटसाइड वाला होगा तो ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस के अंदर का पूरा चार्ज आ जाएगा ये। फिर तो यहाँ पे बाहर के लिए अगर हम लोग r ग्रेटर देन x ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए करें तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा E वैल्यू, देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और ds भी इधर ही होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे होगा तो ds भी, एरिया भी इधर ही होगा, और यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है तो यहाँ पे ds भी इधर ही है, मीन्स E ds और cos 0 डिग्री, E ds का वैल्यू और cos 0 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेट करने हमें पूरे सरफेस के लिए। तो E वैल्यू जो भी होगा वो बाहर निकल गया, ये हम लोग आउटसाइड के लिए देख रहे हैं भाई। और ds ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा। ds सारे सरफेस एरिया ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा कितना, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहाँ, आउटसाइड में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा भाई, आउटसाइड में मिल जाएगा। और अगर इनसाइड की बात करें, r लेस देन कैपिटल R मीन्स इनसाइड द स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर की बात करें तो यहाँ पे जब हम लोग गॉसियन सरफेस लेंगे तो कैसा लेंगे गॉसियन सरफेस, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ गॉसियन सरफेस हमने ये लिया, अब ये लिया तो फिर से वही काम करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा भाई ऐसे ऐसे ही होगा, रेडियल ही होगा, और एरिया वेक्टर भी इधर ही रेडियल होगा इस तरह से। तो वहाँ भी cos 0 डिग्री होना है, तो E वैल्यू ds वैल्यू cos 0 डिग्री लेना ही है, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम चार्ज इनक्लोज कितना होगा, तो रो है चार्ज डेंसिटी, रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना 4/3 पाई x क्यू, ये होगा वॉल्यूम। ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो है ही। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाहर आ गया, और ये ds इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, वही 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर मिलेगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर मिलेगा क्योंकि x रेडियस पे निकाल रहे हो, और ये मिल गया 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स रो 4/3 पाई एक्स क्यूब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया 4 पाई एक्स स्क्वायर, नीचे है 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये मिल जाएगा रो अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x, दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसलिए अगर ऐसा हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज वाला होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, तो इसका ग्राफ बनेगा कैसा, तो ये है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, आर रेडियस यहाँ दिखाओगे तो अंदर में बनना है लीनियरली दिखाएंगे, बाहर में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर दिखाएंगे, कैपिटल आर तक ये लीनियरली चलेगा। कितना भाई, तो ये जो है ग्राफ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू x, और बाहर में जो x है वो इस तरह से है, यहाँ पे E है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर क्योंकि q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर का हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक भाई, यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गॉस लॉ का इस तरह से हम लोगों को एप्लीकेशन करना है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, नेट चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट करने हैं। ठीक है, और ये भी एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आता है दो चार्ज स्फेयर, मान लो कंडक्टिंग स्फेयर, एक R1 रेडियस है एक R2 रेडियस है, ध्यान देना, और इन दोनों को हमने इलेक्ट्रिकली ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिकली ज्वाइन कर दिया। तो इलेक्ट्रिकली ज्वाइन करने के पहले अगर मान लो यहाँ Q1 चार्ज था, इस पर अगर Q2 चार्ज था, तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मीन्स जिधर पोटेंशियल कम होगा उधर से उधर भागना शुरू करेंगे। चलो पोटेंशियल आप इतना तो जरूर समझते हो कि जैसे ही आपने कनेक्ट किया ये इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे, और फाइनली यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल दोनों सेम हो जाएगा। ये 1 नंबर पॉइंट, ये 2 नंबर पॉइंट, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई, तो ये सेम हो जाएगा। V1 डैश
इज इक्वल टू V2 डैश हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल देखो भाई, यहाँ पे जो चार्ज था ट्रांसफ़र होने के बाद ये मान लो Q1 डैश हो गया, यहाँ भी जो ट्रांसफ़र हुआ तो ये बन गया Q2 डैश। तो अब ये आफ्टर कनेक्शन हमारा ऐसा हो गया है, आफ्टर कनेक्शन इस तरह का हो गया है ये कंडीशन। तो हम लोग इसको अगर इवेलुएट करें, लगाएं इसमें, तो यहाँ पे Q1 डैश हो चुका है, यहाँ Q1 डैश हो चुका है, तो Q1 डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, पोटेंशियल यही होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा Q2 डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और Q1 डैश अपॉन Q2 डैश विल बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है कि फाइनल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो Q1 डैश इक्वल टू Q2 डैश हो जाएगा, R1 R2 का रेशियो 1 हो जाएगा। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो सेम चार्ज हो जाएंगे। तो जनरली जो क्वेश्चन आता है 90% केस में आपका दोनों कंडक्टिंग स्फीयर आइडेंटिकल साइज में होता है, इसलिए दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। मीन्स दोनों पे फाइनली चार्ज दोनों पे Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश हो जाएगा अगर हमारा दोनों रेडियस सेम हुआ तो। दूसरा एक और यहाँ पे इक्वेशन तुम्हें मिलेगा, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। किससे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है भाई कि नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। पहले था Q1 और Q2 बिफोर कनेक्शन, और बाद में क्या हो गया, तो भाई Q2 डैश बन गया, एक Q1 डैश बन गया। तो बाद में ये, तो पहले नेट चार्ज ये था, अब भी नेट चार्ज इतना ही होना है, तो ये दोनों इक्वल होने हैं। मीन्स जो टोटल चार्ज है, और ये भी तुम्हें पता लग चुका है कि ये दोनों क्या है, सेम है। तो अगर ये फाइनली चार्ज हमारा रेडियस सेम होने पे सेम होगा, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होने हैं। जो टोटल चार्ज था वही अब भी टोटल चार्ज होगा, लेकिन इन द रेशियो ऑफ रेडियस होगा, इन द रेशियो ऑफ रेडियस होगा। ये जरा ध्यान रखना, इन द रेशियो ऑफ रेडियस होगा। चार्ज फाइनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। और अगर हम लोग बात करें किसकी भाई, तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E2 है, तो हम लोगों को अगर ये बोले कि E1 अपॉन E2 का रेशियो बताओ भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एनी कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड एनी कंडक्टर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे भी हम लोग गॉसियन सरफेस लेकर के प्रूव कर सकते हैं। यहाँ बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से E इंटू एरिया हो जाएगा, यहाँ का फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू एरिया हो जाएगा। यहाँ पे तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो E इंटू एरिया हो जाएगा, तो E ए फ्लक्स हो जाएगा, और दिस विल बी चार्ज इनक्लोज कितना भाई, तो ये सिग्मा अगर चार्ज डेंसिटी है यहाँ पे, तो सिग्मा ए और अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इससे ए कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जस्ट आउटसाइड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग सच सिलेंडर। गॉस लॉ अप्लाई करो, इस सिलेंडर के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इस तरह से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 मिल जाएगा, और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। तो सिग्मा का बात करें अगर हम लोग यहाँ पे कि सिग्मा का क्या रेशियो होगा, तो वो भी जरा समझो। Q1 डैश को अगर हम लोग फाइनली सिग्मा के टर्म में लिखना चाहें, अगर मान लो यहाँ पे सिग्मा है चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1, यहाँ सिग्मा 2 है चार्ज डेंसिटी, तो Q1 डैश हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर। होगा कि नहीं भाई, टोटल चार्ज फर्स्ट वाले स्फीयर पे, टोटल चार्ज सेकंड वाले पे क्या होगा, तो सिग्मा 2 इंटू टोटल सरफेस एरिया R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया भाई, तो R1 डिवाइडेड बाई मिल गया R2। इट मीन्स सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू 4 पाई कैंसिल हुआ, एक R1 से एक R1 कैंसिल हो गया, ये क्या मिल जाएगा, तो R2 डिवाइडेड बाई R1 मिल जाएगा। इट मीन्स चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितना स्मॉल होगा उतना ही बड़ा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल वैल्यू का होगा। सो यहाँ पे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 मतलब R2 अपॉन R1। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या आया भाई, तो ये आया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, बट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये आया। एंड पोटेंशियल अगर फाइनली बोले तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ R, क्योंकि पोटेंशियल तो दोनों का सेम होना है, उसको R से मतलब नहीं है, चाहे छोटा बड़ा हो तब भी दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाना है, सेम होना है। यानी कि V1 डैश अपॉन V2 डैश बोले तो दोनों तो सेम है, तो 1 होगा, ये रेशियो 1 होगा। ठीक है, तो फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब भी हम लोग कंडक्टिंग स्फीयर्स को कनेक्ट करेंगे तो इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि अच्छा भाई ये 3 स्फीयर हैं, पहले इसको कनेक्ट किया, इस पर Q1
चार्ज था, इस पे Q2 था, इस पे Q3 था, इसको कनेक्ट किया, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट कर दिए तुम और दोनों आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब Q1 और प्लस Q2 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या था, सेम था भाई। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने डिस्कनेक्ट किया तो ये चार्ज बना हुआ है। अब इस पे ये Q3 चार्ज है। अब बोलेगा कि इससे कनेक्ट कर दिया, जबकि इसका रेडियस मान लो डबल है और इसका रेडियस था r, इसका रेडियस मान लो 2r है। तो अब इन दोनों पे कितने कितने चार्ज बन जाएंगे भाई, तो यहाँ से चार्ज चेंज होगा। कितना होगा भाई, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट कितने को करने हैं, तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 ये चार्ज लाया है और तुम कितना लाए हो भाई, Q3 लाए हो। टोटल चार्ज इतने ही को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इधर r है रेडियस, इधर 2r है रेडियस, मतलब 3 पार्ट करो, इसको डबल चाहिए क्योंकि इन द रेशियो ऑफ रेडियस होता है भाई। तो ये बड़ा रेडियस है इसलिए ज़्यादा चार्ज लेगा, ये तो ज़्यादा चार्ज लेगा भाई, डबल चार्ज लेगा, इधर वाले से डबल चार्ज लेगा। इसका मतलब इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, एक पार्ट इसको दे दो और 2/3 पार्ट इसको दे दो। मीन्स जो बड़ा वाला है इस पे जो चार्ज जाएगा वो होगा 2/3 ऑफ कितना, Q1 प्लस Q2 बाई 2 और प्लस Q3। इस पूरे चार्ज का यहाँ 2/3 पार्ट आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/3 ऑफ द टोटल चार्ज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और टोटल चार्ज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, जिन स्फेयर्स को कनेक्ट कर रहे हो उनका चार्ज का सम। तो दोनों सम डिवाइड हो जाएगा इस रेशियो में, क्योंकि यहाँ x होना है चार्ज तो यहाँ 2x होना है क्योंकि डबल रेडियस है। यानी कि 3x मिलकर के टोटल चार्ज है, 3x मिलकर के टोटल चार्ज है, जो भी है इन दोनों का मिलाकर के। तो x क्या हो जाएगा, q टोटल बाई 3। तो x को कर दिया q टोटल बाई 3 और इसको कर देंगे 2q बाई 3, 2 इंटू टोटल चार्ज बाई 3। इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर देंगे फाइनली। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ये सब हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट वो तो आपको याद ही होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये सब आपको बहुत हेल्प करेंगे। खूब न्यूमेरिकल सॉल्व करो, चाहे बोर्ड लेवल करो, स्कूल लेवल करो या जेई लेवल करो या नीट लेवल करो। ये सब कॉन्सेप्ट को माइंड में बिल्कुल फ्रेश रखने के बाद ही अब आप अटैम्प्ट कर सकते हो।